तैयार हो जाइए बाजार के आखिरी 1.5 घंटे के एक्शन के लिए और बाजार है बेहद मजबूती के साथ करते हुए कारोबार। क्लोजिंग कहां होगी और क्या करें, कल की तैयारी रहेगा, इसी पर खास फोकस। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। सर, मौसम विभाग ने तो कह दिया है कि मार्च से मई तक का तापमान बढ़ा रहेगा, पर आज तो हमारे बाजार का भी तापमान का गजब का तापमान है। और सब बढ़िया बात है कि दीप हर एक लेवल से खरीदारी आती दिख रही है और मौका सबको मिल रहा है। जी। ऐसा नहीं, कोई ये शिकायत नहीं कर सकता कि हमें मौका नहीं मिला। 35,000 पे मौका सबको बैंक निफ्टी ने एक बार नहीं 2 बार दिया। ठीक है, निफ्टी पर भी आप देखिए 14,635 के आसपास सुबह मौका दिया था, 14,700 पर दूसरी मार दिया। तो आपका कन्विक्शन, कंफर्ट, कॉन्फिडेंस है तो आपको मौका दोनों तरफ है। और जहां आपको ऊपर का लेवल दिया था कि 14,800 से 14,900, आपको याद है, आपने पूछा था बेचना, मैंने कहा पक्का बेचना है 100% बेचना है। वहां से आपको 100-125 पॉइंट भी मिले नीचे भी। तो दोनों ही तरफ के ट्रेड हैं। और बैंक निफ्टी पे आप देखिए 35,575 का जो लेवल दिया था, एग्जैक्टली हाई 35,581 का बनाया है। और 35,000 का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 34,983 का लो। तो बिल्कुल परफेक्ट मार्केट है। ऐसा ही बाजार होना चाहिए जो दोनों तरफ के लेवल को रेस्पेक्ट करके ट्रेड करे। मजा तो उसी में आता है। मजा उसी में, तब आपके कन्विक्शन का ट्रेड होता है और तब आप ये जानते हैं कि भाई हाँ, जिन लेवल सोच रहे हैं उन लेवल्स के आसपास बाजार सपोर्ट भी ले रहा है, जहां रुकना चाहिए वहां रुक भी रहा है। आइए इस ऐसे में 1.5 घंटे में आगे बढ़े, उससे पहले देख ले अब तक की बाजार की बड़ी बातें। अमेरिकी बाजारों के फ्यूचर्स का मूड सुधरने की वजह से भारतीय बाजारों में अच्छी तेजी आई। नहीं तो डाउ को देख लेते तो आज ऑफिस आने का मन भी नहीं कर रहा। लेकिन अच्छा हुआ बाइडेन साहब ने वक्त पर अपना कोरोना वाला प्लान सामने रखा और उससे डाउ फ्यूचर्स मजबूत है। और डाउ फ्यूचर्स की मजबूती भारतीय बाजारों के काम आती दिख रही है। 14,700 के ऊपर है निफ्टी इस वक्त और सेंसेक्स में भी लगभग 550 अंकों का, 650 अंकों का उछाल है। ओएनजीसी, टाइटन, पावर ग्रिड जैसे शेयर मजबूत है और निफ्टी बैंक इस वक्त लगभग 500 अंकों की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आईसीआईसीआई, कोटक, एचडीएफसी बैंक हरे निशान में आपको दिखेंगे। और हरे निशान में दिखेंगे आपको सारे सेक्टर्स आज, जिनमें सबसे ज़्यादा तेजी फिर से सरकारी कंपनियों में बनती हुई दिख रही है। ऑटो, मेटल, एनर्जी कहीं पीछे नहीं है, यहाँ पर भी दमदार तेजी होती दिख रही है। डाउ फ्यूचर्स अपनी मजबूती को और बढ़ाते हुए सुबह 200 ऊपर थे, अब 325 ऊपर है। और यूरोप में 1.5% की मजबूती। तो उस लिहाज से देखें तो आप ये मत सोचिए कि आप ज़्यादा बढ़ गए, ये फीलिंग लाइए भी मत, क्योंकि खुद डाउ फ्यूचर 325 अंक ऊपर है और यूरोप 1.5% तक की मजबूती दिखाता। तो ऐसे में मजबूत ट्रेड पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में होता हुआ। ओके, तो ये है आपके लिए बाजार पर दमदार एक्शन। मजबूत ट्रेड असर पूरे बाजारों में होते हुए दिख रहा है और हमारे बाजार भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पर रेंज रिस्पेक्ट कर रहे हैं। अब कैसा एक्शन? दीप सिंपल है, 14,635, 14,800 ये रेंज है। मेरे को क्लोजिंग 14,725 के ऊपर की चाहिए। जी, सुबह आपने कहा भी था। सिंपल 14,725 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो हम बेहतर हैं। 14,725 के नीचे की क्लोजिंग मिलती है तो हम अभी भी खतरे में। ओके, नीचे जाने का खतरा जो है वो बरकरार है। 14,467 का 65 मान लीजिए, राउंड फिगर 14,465 का जो हमने लो बनाया वो रिस्क हमेशा वापस जाने की रहती है। 14,725 के ऊपर बंद होने पे थोड़ी वो रिस्क कम हो जाती है और 14,800 के ऊपर बंद हो तो मजा ही मजा है। फिर तो कल के लिए भी कॉन्फिडेंस और बढ़ावा मिलेगा। तो उतनी तो हम अब देखते हैं मिलती नहीं मिलती, मिल भी जाए 50 पॉइंट कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, सब कुछ मजबूत है। तो 14,800 के ऊपर की क्लोजिंग हो तो दीप बहुत ही बढ़िया। फिर एक बार आप 15,000 देखेंगे और 14,725 के नीचे की क्लोजिंग हो तो थोड़ी सी नीचे की रिस्क खुली रहती है। जरूरी नहीं जाए, लेकिन रिस्क है, जाने में और रिस्क होने में दोनों में फर्क है। क्लियर है ना? तो वो रिस्क रहती है, वो अपने को ध्यान में रखनी है। अब जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, अभी भी मैं ये कहूंगा बैंक निफ्टी 1.5% मजबूत है, लेकिन वो ताकत नहीं है जो चाहिए। बैंक निफ्टी में वो ताकत नहीं है। बैंक निफ्टी में वो अभी भी मजा नहीं है। सिर्फ बैंक निफ्टी को निफ्टी के बराबर बढ़ के थोड़ी ताकत दिखानी है। अगर आप गिरते निफ्टी से ज्यादा तो बढ़ने में भी तो ज्यादा बढ़ो भाई। सही बात है, तभी तो ताकत है। तो बैंक निफ्टी अगर निफ्टी के बराबर ही 1.5% बढ़ा तो वो ताकत नहीं है। थोड़ी और ताकत चाहिए। बैंक निफ्टी में जो बंद होने का लेवल मुझे चाहिए वो थोड़ा ऊपर है डीप, वो 35,800 850 के ऊपर चाहिए। बहुत दूर है ना, आज नहीं है। मैं इतना बुलिश थोड़ी हूँ। 800-850 थोड़ा ज्यादा हो जाए, इससे बढ़िया तो मुझे 14,800 मिल जाएगा निफ्टी पे। तो निफ्टी ही लीडरशिप लेगा तेजी की, ये ध्यान रखिए। क्लियर। अगर आखिरी 1.5 घंटे में बाजार कमजोर हुआ तो कमजोर पहले बैंक निफ्टी होगा, मजबूत हुआ तो निफ्टी मजबूत रहेगा। ये ध्यान रखिए। आपको लीडरशिप के संकेत कहाँ से लेने वो समझ में आना चाहिए। लीडरशिप के संकेत तेजी की तरफ, और हो सकता है मैं गलत हो जाएगा तो मुझे खुशी होगी, लेकिन बैंक निफ्टी की अंडर परफॉर्मेंस मुझे अच्छी नहीं लग रही। भाई बढ़ो, आपको ऊपर खींचना है, थोड़ा पार्टिसिपेट करो। हाँ, थोड़ा आना चाहिए। ठीक है सर, नजर रखते हैं फिर बैंक्स पर रखिए नजर। निफ्टी में भी अच्छा एक्शन है, ग्लोबल मार्केट तेजी में है, तो फिर कॉल्स भी बेहतरीन आ रही हैं आपके लिए। शुरुआत करते हैं बिगुल के साथ सुमित जी के लिए, सुमित के सुपरहिट का।
बताएं सुमित जी। गुड आफ्टरनून दीपांशु देखिए जो स्टॉक यहाँ पे रडार पे आ रहा है उस पे जस्ट अभी ब्रेकआउट आ रहा है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत बढ़िया बैठेगा तो बाय करना होगा। स्टॉक का भाव चल रहा है 54 रुपए 80 पैसा 55 रुपया और स्टॉक का नाम है एनएलसी इंडिया। एनएलसी इंडिया ये स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है। स्टॉक पिछले 5 से 7 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद आज एक ब्रेकआउट दिखा रहा है। स्टॉक ओवरऑल तेजी के ट्रेंड के अंदर में है। आज एक अच्छा प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है वॉल्यूम्स के साथ और ऐसा लग रहा है कि स्टॉक यहां से 60 रुपए का पहला टारगेट और 64 रुपए का दूसरा टारगेट ये जल्दी ही दिखाएगा। एनएलसी इंडिया के अंदर यहां पे सीएमपी पे खरीदारी करें, नीचे में 52 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बढ़िया है, खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 60 से 64 के टारगेट के लिए हो सकता है इसी हफ्ते में ये लेवल्स हमको देखने को मिल जाए। और वैसे भी मोस्टली स्टॉक्स जो रिकमेंड कर रहे हैं हम 8 से 10 से 15% का मूव बहुत शार्प और बहुत जल्दी देखने को मिल रहा है। तो ये एनएलसी इंडिया भी वैसा ही काउंटर है। अच्छा, एनएलसी वैसे काउंटर। अच्छा भाई तो पता चल गया सुमित जी कब है होली? नहीं जी मैंने तो देखा नहीं, और राकेश जी देखेंगे। तो भाव भी नहीं देखा एनबीसीसी का? एनबीसीसी का भाव देख लिया, होली का पता चल जाएगा। बताइए राकेश जी। अनिल जी 50 के पार हो गया। अनिल जी सुमित जी के 50 पहुंचने से पहले 50 के पार हो गया। आज तो होली से पहले बहुत पहले हो गया है और कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। तो जिन्होंने भी लिया है शॉर्ट टर्म के लिए, जिनका हाजमा थोड़ा कमजोर है वो मुनाफा बांध सकते हैं। तो बंसल जी की तरफ से बंसल जी ने कहा होली के पहले हो जाएगा, तो बंसल जी के लिए होली आज ही हो गई। हाँ। आज ही आप शाम को आराम से बाजार बंद होने के बाद होली सेलिब्रेट कर सकते हैं। जी सुमित जी। अरे अनिल जी बंसल जी जोरदार काम कर रहे हैं, वो खुद 50 के पास पहुंच रहे, मेरे को क्यों पहुंचा रहे 12 में 50? आप में उनमें कोई ज्यादा फर्क थोड़ी है सुमित जी, आप में बंसल जी में ज्यादा फर्क नहीं, ऐसा मत बोलिए। सिर्फ एक ही जनरेशन का फर्क है। कौन सा लंबा जोड़ा, एक जनरेशन, सिंपल, थोड़ा सा एक बस है। आइए बढ़ते आगे। सीमी जी है तैयार अपने नॉन स्टॉप शेयर्स के साथ। जी सिमी जी बताएं। अनिल जी वेरी गुड आफ्टरनून। मेरे पास अभी रडार में वोल्टस आया है जो अभी 1050 के ऊपर आया है। 1055 के ऊपर जाएगा तो इसमें फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और इसके बाद इसका मिनिमम टारगेट 1080 का होगा। तो 1055 अभी कैश में आ चुका है। 1080 का मेरा ओवरऑल टारगेट है। हो सकता है टारगेट पहुंचने के लिए एक दिन लग जाएगा, तो ये मेरा क्लोजिंग बेसिस पर 1040 का स्टॉप लॉस मैं लेती हूँ। 1040 का स्टॉप लॉस के साथ वोल्टस को खरीदिए। 1070 का छोटा सा और 1080 का एक बड़ा सा टारगेट के लिए वोल्टस को खरीदा जा सकता है। ये मेरा पहला बीटीएसटी कॉल है आज के दिन। ओके, तो ये है आपके लिए वोल्टास में खरीदारी करने के लिए सिमी जी की। अगला बिल्कुल सचिन जी के लिए बीटीएसटी का। बताएं सचिन जी। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। गुड आफ्टरनून अनिल जी, यहाँ पे खरीदारी करनी है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में। जिस तरीके से पिछले 4 दिनों का डेटा है यहाँ पर क्लियरली एक रिबाउंड सेट हो चुका है। अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर इसने ट्रेडिंग चालू कर दी है। सो जिस तरीके से ये सेटअप है मुझे लग रहा है अराउंड 1635 तक ये मूव एक्सटेंड होनी चाहिए इमीडिएट बेसिस पे। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 1580 के आसपास का। खरीदारी करनी है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज फ्यूचर्स में। ओके, बालकृष्ण के फ्यूचर्स खरीदे। सुबह से ही ऑटो एंसरीज में अच्छा मूव आ रहा है। अपोलो टायर्स हम देख रहे थे सुबह अच्छी मूव दिखा रहा था। बालकृष्ण पर आपके लिए राय है सचिन जी की तरफ से, नजर रखिए इस काउंटर पर। आइए देखते हैं कुछ ऐसे अहम इवेंट्स और साथ ही खबरों वाले शेयर जहां पर रखनी है हमें नजर। मानसी और वरुण हमारे साथ तैयार हैं। गुड आफ्टरनून मानसी, सबसे पहले बताएं कौन से हैं ट्रिगर्स और इवेंट्स फोकस में। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून दीपांशु। सबसे पहले तो लिंडे इंडिया के नतीजे और साथ ही डिविडेंड पर बोर्ड बैठक होने वाली है आज। कैश स्पेस की कंपनी जिसके नंबर्स आते हुए दिखेंगे। साथ ही पावर ग्रिड कंपनी बोर्ड बैठक करने जा रही है। अंतरिम डिविडेंड पर इस बोर्ड बैठक में सोच विचार किया जाएगा। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के विनिवेश के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करने की डेडलाइन भी है आज और साथ ही बीएमएल में सरकारी हिस्सा खरीद के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भेजने की भी आज डेडलाइन है। कल यानी कि 2 मार्च टेक्समैको इंफ्रा एंड होल्डिंग्स डीलिस्टिंग प्रस्ताव पर एक बोर्ड बैठक होने जा रही है। 2 से 4 मार्च के बीच मैरीटाइम समिट भी होने वाली है और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि मैरीटाइम समिट में 14,000 करोड़ के एमओयूज साइन होने की संभावना है। बुधवार के दिन 3 मार्च MTR टेक्नोलॉजीज का आईपीओ खुलेगा। प्राइस बैंड इसकी 574 से 575 रुपए प्रति शेयर है और इशू साइज जो है 600 करोड़ का होगा। ओके, तो ये हैं कुछ ऐसे अहम इवेंट्स आने वाले दिनों के लिए, वहां पर रखेंगे नजर। आइए वरुण से खबरों वाले शेयर्स जाने उससे पहले किरण जी के पास चलते हैं। एक बिगुल किरण के कमाल। गुड आफ्टरनून किरण जी, बताएं सर।
दीप वेरी गुड आफ्टरनून, अनिल जी वेरी गुड आफ्टरनून। Good afternoon, बाय sir. करके बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए मदरसन सुमी। अनिल जी बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट है। 230 का ऑप्शन बैरियर 23 लाख का है और वो इसने क्रॉस किया है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। मेरा स्टॉप लॉस 229 का बहुत नजदीक है, 4 रुपए का, और टारगेट्स पोजिशनली 257 260 के रहेंगे। पर आज के लिए टारगेट्स 240 के मान के चलिए, पर ये एक दिन के लिए ट्रेड नहीं रखना चाहिए, एक हफ्ते के लिए रखना चाहिए। एक हफ्ता नहीं, शायद 2 से 3 दिन तक। मेरा मानना है कि 57 260 के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए मदरसन सुमी में। ओके, तो मदरसन सुमी पर रखनी है नजर। यहाँ से आप बड़े टारगेट्स के लिए इस पर एक्शन होते देखते हैं और सुबह से ही स्टॉक काफी बज़ भी कर रहा है। वरुण भी हमारे साथ तैयार हैं। गुड आफ्टरनून वरुण, बताएं कौन से हैं खबरों वाले शेयर जहाँ पर रखनी है नजर। गुड आफ्टरनून दीप। देखिए, सबसे पहले तो जो एक्सक्लूसिव खबर हमने आपको दी कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज जो अपने टर्म प्लान की दरें में करीब 10% के आसपास की बढ़ोतरी जो कर सकती है, कई कंपनियां 1 अप्रैल से दरों में बढ़ोतरी कर सकती है। तो इसका इम्पैक्ट जो ओवरऑल लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है उन पर देखने मिला। कोचिन शिपयार्ड मस्कड़ा, यहाँ हमने आपको ये भी खबर दी कि रिसाइकलिंग ऑफ शिप एक्ट जो है उसके नियम जो है वो आसान किए जा सकते हैं, तो उसका इम्पैक्ट जो है काफ़ी सारी शिप बिल्डिंग कंपनीज पे देखा गया। SBI यहाँ इन्होंने अपनी जो दरें हैं होम लोन की उसमें कटौती की है, 0.05% की कटौती की है, लेकिन ग्राहकों के लिए अच्छी बात है। सीमेंस इस कंपनी ने CNS इलेक्ट्रिकल में 99.22% हिस्सा खरीदा है 2100 करोड़ में। स्टरलाइट टेक $10 करोड़ का इस कंपनी को ऑर्डर मिला है। आइजैक हेवी इंजीनियरिंग शुगर इंडस्ट्री से इस कंपनी को ऑर्डर मिला है और येस बैंक में 1 करोड़ 40 लाख शेयर्स के बड़े सौदे हुए हैं। इसके अलावा ऑटो सेल्स, यहाँ पे बजाज ऑटो कुल बिक्री 6% बढ़ी, मारुति कुल बिक्री करीब 12% बढ़ी है, टाटा मोटर्स घरेलू बिक्री में 54% का जंप है और पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री में 119% का जंप है। और इस कंपनी का कहना है कि 9 साल में जो सबसे बेहतरीन सेल्स पैसेंजर व्हीकल्स में फरवरी के महीने में देखने मिले, तो ये एक बड़ी बात है टाटा मोटर्स के लिए। अतुल ऑल्टो कुल बिक्री में करीब 45% की बढ़ोतरी। इसके अलावा आयशा मोटर्स कुल CV बिक्री में 19% की बढ़ोतरी। TVS मोटर्स कुल बिक्री 18% बढ़ी है। M&M करीब 11.4% कुल बिक्री बढ़ी है और ट्रैक्टर की बिक्री जो है उसमें 25% की बढ़ोतरी है और आयशा मोटर्स यहाँ पे CV बिक्री जो है 19% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। तो ये सब ऑटो नंबर्स है जो आफ्टर मार्केट्स आए हैं। ओके, तो ढेरों स्टॉक्स हैं जहां पर रखनी है नजर और कई सारे नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं ऑटो कंपनीज की तरफ से, जिसकी वजह से पूरे सेक्टर में आपको बढ़िया मूवमेंट आज आते हुए दिख रहा है सर। बिल्कुल, और इस बीच आशु सर से भी एक बार अपडेट ले लें उनकी स्ट्रेटेजी का, और उसके बाद में भी आपको 2000 देने की तैयारी में हूँ। तो आशु सर बताएं सर, कैसे देख रहे हैं मार्केट को? आज के उछाल में खरीदारी करें, बिकवाली करें या कुछ न करें? अनिल जी देखिए, 2 चीजें हैं कि 18,700 750 का जो लेवल था, जो मैं बोल रहा था कि इसके ऊपर मार्केट चलेगा तो ही लेना है। बीच में अनिल जी 1-2 बार चला है आज सुबह से, बट जो भी आप बात बोल रहे थे ना अनिल जी बैंक निफ्टी के लिए, वो निफ्टी के लिए भी है, वो स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही है अनिल जी। ये बाउंस बैक तो है लेकिन वो स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही है। बट ये था कि अनिल जी इतना नीचे नहीं जाएगा और कहाँ रुकना चाहिए, वो जो 14,400 का अपना लेवल था। तो पहला अपडेट तो अनिल जी 14,400 हमने 40 से 50 रुपए क्रेडिट में बनाई थी, अब उसमें 5 से 10 रुपए लगते हैं। तो अनिल जी वो 50 रुपए का क्लीन प्रॉफिट आ गया, जिसने वो ट्रेड फ्राइडे शाम को बताया था, मंडे सुबह क्लीन प्रॉफिट है, तो उसको तो अभी भी वो प्रॉफिट है अनिल जी, वो तो एक बिल्कुल बुक कर लेना चाहिए। और क्या करना चाहिए निफ्टी में, मैं नई स्ट्रैटेजी दूंगा। उसके साथ अनिल जी 2 अपडेट्स और हैं। एक इन्फी की हमने कॉल लेने के लिए बोली थी 1280 की अनिल जी, उसमें भी 10 से 15 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, 10-12 रुपए का, मुझे लगता है वो भी बुक कर लेना चाहिए। और तीसरी कॉल थी अनिल जी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कॉल लेने के लिए बोली थी अनिल जी, उसमें शायद 1-8 रुपए का प्रॉफिट ही आ रहा है। बट मेरा मानना है कि अनिल जी जिस तरह से ओवरऑल मार्केट है इंक्लूडिंग PSU बैंक्स, ये ना कहीं अनिल जी थके हुए और मतलब टायर्ड बुल सिंड्रोम्स लग रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक बार निकल जाना चाहिए अनिल जी, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा हो, PNB हो या स्टेट बैंक हो। आज ना स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहे हैं और आज का मतलब मेरे को ये नहीं लगता कि आज के लिए है, क्योंकि 14,400 का लेवल अभी भी खुला हुआ है अनिल जी, आधा घंटा लगता है 700 को नीचे तोड़ने में। तो मुझे लगता है कि अनिल जी अभी भी ये जो मार्केट की स्ट्रेंथ है ना, ये स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। मार्केट अभी सेल ऑन राइज ही है, ना कि बाय ऑन डिप्स। और बाय ऑन डिप्स में लेना है तो अनिल जी वो बियर स्प्रेड के थ्रू ही लेना है। तो एक नया बियर स्प्रेड अनिल जी आज के लिए जो थर्सडे तक के लिए वैलिड है, जो एक हमारा पहला पड़ाव है 14,300-400 का, अगर वो आता है तो उसके लिए एक जो बियर स्प्रेड अगर आप कहें तो मैं आपसे वो शेयर कर लेता हूं और बाकी भी आपको अपडेट प्लीज बताएं सर। अनिल जी 14,760 का कैश निफ्टी और 800 का फ्यूचर चल रहा है। तो अनिल जी 14,800 का जो अभी थोड़ा इन द मनी पुट है वो एक लेना है और 14,600 के 2 बेचने हैं। तो अनिल जी 800 एक लेना है, 14,800 14,600 बेचने हैं अनिल जी, ये जीरो कॉस्ट में बन रहा है।
अगर मार्केट 800 के ऊपर, स्पॉट निफ्टी थर्सडे को 800 से ऊपर रहता है, तो अनिल जी इसमें आपको एक भी पैसे का लॉस नहीं होगा। 800 से लेके 14,400 तक कहीं भी बंद होगा अनिल जी, आपको प्रॉफिट होगा। फिर बोल रहा हूं अनिल जी, 14,800 की एक पुट लेनी है, 14,600 की दो बेचनी है। 14,800 से 14,400 तक सारा प्रॉफिट एरिया है, जीरो कॉस्ट पे बन रहा है, आईबीज बढ़िया है, ऊपर कोई लॉस नहीं होगा। और 14,400 के नीचे अनिल जी अनलिमिटेड लॉस है। मेरा मानना है कि अनिल जी 14,400 पे रुकना चाहिए, लेकिन अनिल जी विद कैविएट के ये ना ये शॉर्ट कॉल है। ये अनिल जी उस दिन भी मार्केट खराब लगती थी, लेकिन हमने क्रेडिट बुल स्प्रेड, बियर स्प्रेड इसलिए दिया था कि वो 50 रुपए मेरे को 24 घंटे के अंदर मिल जाएंगे जो मिले। इसमें भी अनिल जी मेरा टारगेट है कि 50-70 रुपए अपने को मिल जाएंगे। 14,400 और 350-400 के नीचे अगर अनिल जी निफ्टी गया तो हो सकता है हम बजट का जो 13,800-900 का लेवल है वो भी देख सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं मेंटल प्रिपरेशन रहनी चाहिए। ये डिसिप्लिन जरूर रख सकता हूं अनिल जी कि मैं 14,800 पे मैं फ्रेश अभी बाइंग के मूड में नहीं हूं। मैं बियर स्प्रेड के थ्रू लेना चाहता हूं कि 14,400 आएगा तो जरूर लूंगा, तो अगर नहीं आएगा तो मेरा कुछ जाता नहीं है। तो अनिल जी एक तो तरीका ये है। दूसरी चीज अनिल जी, तो मैंने बाकी स्टॉक्स के बारे में भी बोला, मारुति अभी भी पॉजिटिव लगता है, बट ओवरऑल एक टायर्ड बुल सिंड्रोम सिचुएशन है अनिल जी। इसमें बेस्ट सिचुएशन यही रहती है कि आप लाइट रहिए, क्योंकि ये 100 पॉइंट की निफ्टी आपको 750 से ऊपर 800 जाएगी तो आपको लगेगा चल पड़ी। 700 से नीचे जाएगी आपको लगेगा गई। बट अभी ये आज देखिए आप दोनों तरफ ये मतलब निफ्टी होता है ना, हमें पागल बना रही है, कहीं भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन अनिल जी बियर स्प्रेड होता है, शांति से बैठे रहते हैं 24 घंटे में, फिर मुझे लगता है आज प्रॉफिट आ सकता है। तो बियर स्प्रेड के थ्रू अनिल जी रहना चाहिए, क्योंकि जो मेरा पहला पड़ाव है 14,400, अगर नहीं होगा तो अनिल जी कुछ नहीं जाएगा, अपना एक पैसा भी नहीं लगेगा। अनिल जी मुझे बहुत लोग मैसेज करके ना ये भी पूछते थे मार्जिन बहुत लगता है। लोग ना प्लेन वनीला के 2 निफ्टी बेची, 1 निफ्टी ली, उस पे मार्जिन देखते हैं। अगर आप हेज पोजीशन बनाते हैं तो मार्जिन अनिल जी कम लगता है, एब्सोल्यूट मार्जिन नहीं लगता। और सेकेंडली अनिल जी मैं मतलब मिलियन टाइम बोल रहा हूं कि मार्जिन देना इस मार्केट में हेल्दी है, लॉस देना अनहेल्दी है। तसल्ली से प्रॉफिट आता है, शांति से आता है। जैसे वो पहाड़ों में जब ड्राइविंग करते हैं तो कहते हैं ना स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, ऐसे ही मार्केट में अनिल जी जब ऐसी मार्केट हो तो वॉलेटिलिटी थ्रिल्स बट किल्स, तो उसको मिटिगेट करने के लिए आई थिंक स्प्रेड्स आर द बेस्ट वे टू गो। बिल्कुल, तो एक डिटेल एक्सप्लेनेशन पूरे बाजार की सेटअप के लिए आपको लिए आशु जी की तरफ से, और एक नई स्ट्रैटेजी भी। पर कई कॉल्स तैयार हैं। अनिल जी की तरफ से सबसे पहले कॉल तैयार है, तो बिगुल कल के 2000 का खरीदेंगे या बेचेंगे? नहीं, खरीदने का। और डीप स्टॉक में बड़े समय बाद स्टॉक में कॉल आया, वो है अदानी पोर्ट। 703-704 रुपए के आसपास चल रहा है अदानी पोर्ट, यहाँ पर खरीदारी करने की राय। स्टॉक बहुत ही बढ़िया फॉर्मेशन में आता हुआ दिख रहा है। और आमतौर पर जनरली जब तेजी के मार्केट में जो दौड़ने वाले स्टॉक होते हैं, जो आगे रहते हैं, उस तरह का फॉर्मेशन इसका है। और कमजोर मार्केट में भी गिरा नहीं, तो यहाँ से मुझे लगता है बहुत ही तगड़ी दौड़ लगाने के लिए तैयार है। 685 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। छोटा टारगेट 710 का, 720 और 725, 3 टारगेट के लिए आपको खरीदारी करनी। और 710 के आसपास तो पहुंच ही चुका है। 720, 725 2 टारगेट ऊपर के रखिए मिनिमम। और मुझे लगता है कि ये इस सीरीज के लिए स्टॉक हो सकता है। अगर मार्केट का मूड माहौल ठीक रहा तो इस सीरीज के लिए इसके टारगेट आपको 775-800 रुपए तक के रखने चाहिए इस सीरीज के लिए। तो 800 रुपए सर? 775 से 800 तक 15%? बिल्कुल, 775 10%, 700 में 70 रुपए। मैं तो 800 पे चला गया। हाँ, 775-800 बराबर है। हाँ, आपने सही सुना एकदम। कभी कभी मैं भी बंसल जी ऐसे टारगेट देते तो वापस पूछता हूँ। तो 775-800 तक के टारगेट के लिए यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। छोटे टारगेट 720-25 के रख सकते हैं जी। 685 का स्टॉप लॉस रखिए। और इस सीरीज के लिए भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। और चाहे तो शॉर्ट टर्म के लिए चाहे तो आप पोजिशनल ट्रेड करें, या फिर सिंपल चीज़ है कि एक काम और कर सकते हैं, आप ऑप्शन खरीद लें कोई अच्छा सा, वो भी कर सकते हैं। तो आइदर थिंग इज फाइन, बट हाँ लॉन्ग पोजीशन में रहना चाहिए यहाँ पर। चलिए, क्लियर है। तो अदानी पोर्ट्स यहाँ पर हाई कन्विक्शन कॉल अनिल जी की तरफ से। शॉर्ट टर्म टारगेट्स 720-725, थोड़े पोजिशनल बेसिस इस सीरीज के लिए आपको अच्छे टारगेट्स मिल सकते हैं। अब एक बिगुल बंसल जी के लिए चार्ट कॉर्नर। बताएं बंसल साहब। दीपांशु, ये भी स्टॉक जो है पीएसयू स्टॉक है, इसको भी हम लोग, मैं, कुणाल जी, सुमित जी काफी नीचे से रिकमेंड करते आ रहे हैं। और स्टॉक है एमआरपीएल के अंदर भी बड़ी वाली नेकलाइन टूट रही है और ये भी बड़े चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट है। इसमें भी एक ओवरवेट खरीदारी की राय है। 42 रुपीज, 42 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। पहला टारगेट है 48.40, दूसरा टारगेट है 50 रुपए का, और एमआरपीएल पर है खरीदारी की राय।
ओके, तो 50 का टारगेट, 42 का स्टॉप लॉस, MRPL पर एक कॉल आ रहा है बंसल जी की तरफ से। फिलहाल आप देख रहे हैं 44-50 के करीब वहां पर ट्रेड होते हुए दिख रहा है, तो ये एक कॉल है। अब एक बिगुल सिमी जी के लिए, सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स। बताएं सिमी जी। दीपांशु, खरीदारी करना है और खरीदने का सलाह है बेल पर। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 144 के आसपास है। इसमें एक नया ब्रेकआउट, मंथली ब्रेकआउट देखने को मिला है 144 के ऊपर, और अभी ये स्टॉक का 144 के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। मुझे लगता है कि छोटा सा टारगेट जो आ रहा है वो 147 149 का है। इंट्राडे टारगेट्स के लिए मैंने 147 149 ढूंढा है। ये बेल जैसे स्टॉक के लिए काफ़ी बड़ा ही टारगेट है। फिर भी मैं और बड़ा टारगेट दे रही हूँ जो छोटा सा शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट होगा 152 55। ये पोजिशनल टारगेट होगा 147 49। इंट्राडे का टारगेट होगा। जिन्होंने इंट्राडे के लिए जिनको लेना है उनका स्टॉप लॉस होगा 141, और जिनको पोजिशनली फॉर 5 to 7 डेज के लिए होल्ड करना है उन लोगों के लिए मेरा स्टॉप लॉस होगा 138। तो करंट लेवल पर बेल को खरीदने का सलाह होगा। एक मैसिव ब्रेकआउट आया है, वो भी एक मंथली चार्ट पर, मतलब मंथली चार्ट नहीं, मंथली ब्रेकआउट आया है, मंथली हाई बन गया है। मुझे लगता है कि इसमें खरीदारी करनी चाहिए। ओके, तो BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर करनी है खरीदारी। और सर 2 दिन पहले थर्सडे के दिन आपने भी इसको रेकमेंड किया था आज के 2000 में। बिल्कुल 139.50 पर 134 का पोजिशनल स्टॉप लॉस था, 136.50 का इंट्राडे स्टॉप लॉस था, 144 का पहला टारगेट हासिल हुआ, 150 और 165 के टारगेट के लिए अब भी आप होल्ड करें। हड़बड़ी में, जल्दबाजी में बिल्कुल भी ना बेचें, गड़बड़ी ना करें, हड़बड़ी ना करें, बने रहे। ना बेचना ही नहीं। हाँ। ये छोटे मोटे 1-2 रुपए ऊपर नीचे चलेंगे। भेल देखिए ना आप कहाँ हो गया, बात करते करते भेल देखिए आ रहा है ना 50 रुपए, 50 आ गया है ना। 38-40 में हर एक लेवल पे हमने स्ट्रांगली रिकमेंड किया। 44 पार हुआ था और स्ट्रांगली रिकमेंड किया। ये सब बढ़ेंगे, ये 60-70 रुपए होने ही है इनको। धीरे धीरे जो स्पीड से बढ़ रहे हैं ये हमें नहीं पता, स्पीड इनके हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। हमें ये पता है कि इसको पहुंचना कहाँ है। हाँ। मंजिल मालूम है, किस स्पीड से वहां पहुंचेंगे ये नहीं पता कि 6 महीने लगाएंगे, 6 हफ्ते, 6 दिन या 6 साल, वो बोलना मुश्किल है। लेकिन पहुंचेंगे वहां पे ये पक्का पता है, और रीजनेबली सही टाइम में पहुंच जाएंगे। तो इसलिए BEL, भेल, BML देखो आप 1150 पहुंच गया आज भी दमदार एक्शन में रहेगा। ये सब कंपनियों में री रेटिंग होनी है। शिपिंग कॉर्पोरेशन को 3 डिजिट में पड़ा हुआ है, देखो 1150 BML है, करेक्ट। हम 1000 रुपए में भी चिल्ला के बोले अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी लीजिए। शिपिंग कॉर्पोरेशन 105 हो गया, देखिए। तो ये सारे बढ़िया है आप बिल्कुल। अच्छा, बाय द वे शिपिंग कॉर्पोरेशन की बात निकली तो शिपिंग मिनिस्टर जो मनसुख मांडविया साहब हैं, उनके साथ हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल कर रही है बातचीत। आइए चलते हैं सीधे वहीं पर, सुनते हैं। इन्वेस्टर्स को बुला रहा है और किस तरीके की MOUs आ सकते हैं सर? 2 मार्च यानी कि कल प्रधानमंत्री जी मैरीटाइम समिट का इनॉग्रेशन कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान में दूसरी मैरीटाइम समिट हो रही है, पहली 2016 में हुई थी। मैरीटाइम समिट खास इसलिए है कि इस बार जो पिछले 6 साल से मैरीटाइम सेक्टर में कुछ काम हुआ है, और मैरीटाइम सेक्टर एक इमर्जिंग सेक्टर हुआ है, उसको देखते हुए सारी दुनिया उसमें इंटरेस्ट ले रही है। दुनिया के 50 से ज़्यादा कंट्री के लोगों ने ये मैरीटाइम समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। ये बहुत बड़ी बात है। उसमें 23 कंट्री के स्पीकर है, 23 कंट्री के स्पीकर है, कई एम्बेसडर जुड़ रहे हैं। शिप बिल्डिंग सेक्टर हो, शिप ब्रेकिंग सेक्टर हो, शिप रिसाइकलिंग सेक्टर हो, पोर्ट डेवलपमेंट सेक्टर हो, क्रूज शिपिंग लाइन हो, कार्गो शिपिंग लाइन हो, सी फेरर के लिए काम करने वाली एजेंसीज हो, सब लोग उसमें उत्सुकता से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सब लोग जुड़ रहे हैं। कुल मिला के 100 से ज़्यादा दुनिया की मैरीटाइम शिपिंग सेक्टर की कंपनीज और उसके CEO भी उसमें राउंड टेबल कन्वर्जेशन में, बातचीत में वो पार्टिसिपेंट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इस दृष्टि से मैरीटाइम सेक्टर में जो इंडिया में अपॉर्चुनिटी ओपन हो रही है, उसको इंडियन मैरीटाइम सेक्टर और इंडियन प्लेयर तो उसको एनकेज करने की कोशिश करेंगे ही करेंगे, वो तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। लेकिन सारी दुनिया एक्साइटिंग होकर उसमें जुड़ रही है, ये सबसे बड़ी बात है। कई कंट्रीज के मिनिस्टर भी जुड़ रहे हैं, कई कंट्रीज की बड़ी बड़ी कंपनीज भी जुड़ रही है,
कई कंट्रीज के एम्बेसडर भी जुड़ रहे हैं। बिल्कुल, तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहां सब आएंगे और इंडिया की जो एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है उनको मैरीटाइम सेक्टर में इन्वेस्ट करने की, वो आप प्रदान कर रहे हैं। तो मैं यही जानना चाहूँगी किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ लोगों का इंटरेस्ट आ रहा है। जब आप बता रहे हैं 5-6 डिफरेंट एरियाज जहाँ पर इंडिया ओपन अप कर चुका है, इन्वाइट कर रहा है लोगों को, आइए और आप यहाँ बनाइए और प्रॉस्पेर करिए और हमारी कंट्री को भी बढ़ाइए, तो कुछ बड़े नाम सर जो हम उम्मीद कर सकते हैं और बड़े इन्वेस्टमेंट्स। मैं आपको सेक्टर बता सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, इंडिया में मेरे पास 252 बर्थ है, उसमें से 70 बर्थ मैंने पीपीपी से ऑपरेट करने के लिए दे दिया और हर साल इस बार बजट में अनाउंस हुआ कि 7 ऐसे नए बर्थ है उसको हम आउटसोर्स करेंगे। हमने मैरीटाइम विजन 2030 कल प्रधानमंत्री जी उसको लॉन्च करेंगे, उसमें कई इनिशिएटिव रखे हैं। उसमें पोर्ट डेवलपमेंट पर भी है, मतलब पीपीपी मोड से दुनिया के और शिपिंग सेक्टर के वर्ल्ड लीडर आएंगे और उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, एक बड़ी उसके लिए अपॉर्चुनिटी है। देश में सी प्लेन का एक नया युग स्टार्ट हो रहा है जो गुजरात से आज के दिन में प्रारंभ हो चुका है। छोटा सा मालदीव जैसी कंट्री, उसमें 150 सी प्लेन उड़ते हैं। इंडिया में नंबर ऑफ आइलैंड है, बहुत बड़ा ब्यूटीफुल आइलैंड है, उसको आइलैंड डेवलपमेंट ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। और आइलैंड डेवलपमेंट के साथ आइलैंड पर जाने के लिए सी प्लेन भी चाहिए, ये भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए। हम रोरो और रोपेक्स चलाना बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट विषय इसलिए है कि हमने हमारी कोस्टल लाइन को पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन और कार्गो ट्रांसपोर्टेशन कोस्टल शिपिंग के लिए बहुत कम यूज़ किया है, उसको बढ़ाना है। अर्बन ट्रांसपोर्ट अर्बन तो ये थे शिपिंग मंत्री मनसुख मांडविया साहब जो अपनी योजनाओं के बारे में बताते हुए। शाम 6 बजे आप ये पूरा इंटरव्यू एक बार फिर से देख पाएंगे स्वाति खंडेलवाल और मनसुख मांडविया साहब का ये इशू। तो शिपिंग को लेकर, शिपिंग और हिंदुस्तान में वाटर टूरिज्म को लेकर बड़े प्लान्स बता रहे हैं, काफ़ी बड़े प्लान्स। और ये जो मैरीटाइम समिट सर कल से शुरू हो रही है 3 दिनों की, 2 से 4 तारीख तक। वहाँ पर भी बहुत कुछ एक्शन होने की पूरी तैयारी ये आप देखेंगे। सुमित जी भी तैयार है सुपरहिट के साथ। बताएं सुमित जी। अनिल जी, स्टॉक का भाव चल रहा है 26 रुपए 10 पैसे, 26 रुपए 20 पैसे। स्टॉक का नाम है SJVN। जी हाँ, SJVN के अंदर अब मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। SJVN पिछले 4-5 दिनों की गिरावट के बाद आज पहला दिन है जब ये एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव दिखा रहा है और पिछले 3 दिनों के हाई ब्रेक कर रहा है। SJVN के अंदर अब यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। यहां पर भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत बढ़िया बैठ रहा है। जो लोग चार्ट्स देखते हैं, डेली चार्ट के अंदर शॉर्ट टर्म टाइम होराइजन में मेरे को इसका ट्रिपल बॉटम दिख रहा है और यहां से स्टॉक के अंदर एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। तो जो सपोर्ट है 24 रुपए 80 पैसे 25 के आसपास है, ये स्टॉप लॉस होगा 25 रुपए के आसपास का। ऊपर में 28 रुपए से लेके 29 रुपए तक के इमीडिएट शॉर्ट टर्म के टारगेट होंगे और एक बार 29 का लेवल तोड़ेगा तो फिर और ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। फिलहाल 28 से 29 रुपए के टारगेट के लिए SJVN में खरीदारी करें, 25 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाए। ओके, तो 50 रुपए पहुंचा के छोड़ेंगे मतलब। अच्छा, ये सुमित जी कितने स्टॉक को 50 के पार ले जाने का आपने प्रण लिया हुआ है? NBCC तो पहला पहुंच गया आज, इसके अलावा कौन से? SJVN, NHPC, GMR इंफ्रा और किसको? अनिल जी, राकेश जी की एज 50 होने के पहले कम से कम 50 स्टॉक तो पहुंचने चाहिए। चलिए प्रण ले लेंगे, कोई स्टॉक 50 के नीचे रहेगा ही नहीं मार्केट में जिस हिसाब से। और छोटे स्टॉक्स में एक्शन भी भरपूर हो रहा है और मास्टरी भी है सुमित जी सही टाइम पर पकड़ते हैं, बिल्कुल गजब। नजर रखिए SJVN सुमित जी का एक फेवरेट जहां पर फिर से एक्शन बन रहा है। आइए एक बिगुल सचिन जी के लिए BTST। बताएं सचिन जी। या दीपांशु यहाँ पर BTST करनी है। स्टॉक है सीमेंस। ओवरऑल अगर से फरवरी सीरीज में देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मर रहा था डिस्पाइट मार्केट वीकनेस। यहाँ पर एक हल्का फुल्का करेक्शन ही हुआ था और पिछले 4 हफ्तों का जो कंसोलिडेशन है वो कंसोलिडेशन अभी एक फ्रेश ब्रेकआउट। ओके, थोड़ा इशू आ रहा है सचिन जी के साथ, दोबारा उनके साथ रिकनेक्ट करेंगे और लेवल्स लेंगे। बट खरीदारी करनी है सीमेंस पर और इस पर आज एक खबर भी आई है जिसकी वजह से आप स्टॉक को एक्शन में देख रहे हैं। इन्होंने CIS इलेक्ट्रॉनिक्स का अधिग्रहण पूरा कर दिया है तकरीबन 2100 करोड़ रुपए में। बताएं सचिन जी, क्या लेवल्स हैं ट्रैक करने के लिए सीमेंस के लिए? वेल दीपांशु, टारगेट होगा 1960 एंड 1986। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 1904 का।
ओके, तो 1904 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें। सीमेंस यहां पर आपके लिए है खरीदारी की राय। ये तो रहा ट्रेड की बात। एक और बेहतरीन पिक लें सर। बिल्कुल पिक्स तैयार है और सेठी साहब भी हमारे साथ तैयार है। आइए सेठी साहब का करते हैं स्वागत बिगुल के साथ। स्वागत है सेठी साहब आपका। बताएं सर, कैश और फ्यूचर्स दोनों। हाँ, गुड आफ्टरनून अनिल जी। कैश और फ्यूचर्स दोनों से एक एक स्टॉक है, दोनों में खरीदारी करनी है। वो खरीदारी का तो आपको बोलने की जरूरत ही नहीं। खराब मार्केट में आपने बेचा नहीं कभी, तो इस मार्केट में तो आप क्या बेचेंगे? अच्छा, कभी आप बेचते हो, कब बेचते हो सेठी साहब? नहीं अनिल जी, टारगेट आने पे बेचना है। अच्छा ठीक है, टारगेट आने पे तो बेचना ही है। बिल्कुल ठीक बात है। और टारगेट लगभग सारे आपके हासिल होते ही होते हैं। आइए बताएं सर, कैश मार्केट के स्टॉक से शुरू करें। बताएं पहला स्टॉक। बिल्कुल अनिल जी, कैश मार्केट का स्टॉक देने के पहले एक तो कल के जो दोनों स्टॉक है दोनों कमाल कर रहे हैं। कल इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड मैंने रिकमेंड करा था 79 के लेवल्स पे, अभी 88-89 के लेवल्स टच करके है स्टॉक, अभी भी उसी लेवल पे चल रहा है। और दूसरा कल एक रैमको सीमेंट भी था जो कि 972 के लेवल्स पे रिकमेंड करा था, अभी 995-96 का प्राइस है उसका। और आज सुबह का अनिल जी पोजिशन था सुदर्शन केमिकल 545 के लेवल पे सजेस्ट किया था, 590-600 के टारगेट वो आज ही आ गए। बाजार में एक दमदार तेजी बनी हुई है, तो उसका अब कुछ किया नहीं जा सकता। बिल्कुल नहीं, जो आज का सॉरी नहीं, वो तेजी तो बाजार में सब जगह बनी है, टारगेट आने चाहिए, वो तो आपका कमाल है सेठी साहब। बहुत ही टाइमली सही स्टॉक पिक करना, ये अपने आप में बड़ी चीज़ है, बहुत ही ज़बरदस्त। और कल के तो दोनों स्टॉक जिस हिसाब से कमाल कर रहे हैं, इनफैक्ट फ्राइडे को तो आपने हिम्मत करके दिया, वही बड़ी बात है। नहीं तो उस दिन तो आप आराम से नोटा का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम कुछ कहते भी नहीं आपको। तो बहुत ही जोरदार पिक्स दोनों ही, AIL और साथ ही रैमको सीमेंट। बताएं सर आज के स्टॉक्स। अनिल जी, आज का जो पहला कैश का सीमेंट है ये भी अगेन सीमेंट स्टॉक है और साउथ बेस्ड सीमेंट स्टॉक है, जिसको पहले भी रिकमेंड करा हुआ। कंपनी का नाम है NCL इंडस्ट्री, जो कि अभी 177-178 के लेवल्स पे ट्रेड करता है। ये एक सिकंदराबाद बेस्ड सीमेंट मैन्युफैक्चरर है, जिसकी सीमेंट की कैपेसिटी है करीबन 2.7 मिलियन टन। नागार्जुना सीमेंट के नाम से इनका एक पॉपुलर सीमेंट का ब्रांड है और सीमेंट सेक्टर पूरा फोकस पे है। जो सुबह भी मैं बता रहा था कि जिस तरह से अटकलें या खबरें चल रही है कि 30-40 रुपए सीमेंट के प्राइसेस साउथ में बढ़े हैं, तो उसका एक फायदा इस कंपनी को होना है। और इसके अलावा बिल्डिंग मटेरियल्स के सेगमेंट में भी ये कंपनी बहुत ही एग्रेसिव है। एक तो पोर्टलैंड सीमेंट तो बनाती है जो कि, और एक स्पेशल सीमेंट भी बनाती है जो रेलवे के स्लीपर्स के काम आता है। इनका एक टेक्निकल टाइप है बाइजन वर्के, आई डोंट नो वेदर आई एम प्रोनाउंसिंग द कंपनी करेक्टली। ये जर्मनी की कंपनी है जिसका बाइजन सीमेंट बॉन्डेड पार्टिकल बोर्ड ये कंपनी बनाती है, जो कि रूफ्स और पार्टीशंस में काम आता है। तो वो भी एक सेगमेंट जबरदस्त कर रहा है। इसके अलावा UPVC विंडोज, रेडीमेड डोर्स बनाती है। फिर 2 हाइड्रो पावर प्लांट्स है जिसका ऑलरेडी PPA है इनका स्टेट डिस्कॉम्स के साथ, तो वहां से भी अच्छा रहता है इनको। बाकी अनिल जी जबरदस्त इनके दिसंबर तिमाही के नतीजे थे। प्रॉफिट आया 42 करोड़ का वर्सेस 5 करोड़ इन लास्ट ईयर। दिसंबर में 5 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके सामने 42 करोड़ का प्रॉफिट आया। और अभी थोड़ी देर पहले कहीं मैनेजमेंट की बातें हो रही थी कि इनका एक सिस्टम है वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम, जिसके कारण इनको एनुअली 25 करोड़ की सेविंग्स हो सकती है। वो भी मार्च के महीने में लागू होने जा रहा है, इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, तो उसका भी एक फायदा देखने को मिलेगा। वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ता है, प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल 8 का, डिविडेंड देती है 2.5 रुपए का और अच्छे नामी गिरामी फंड ओन करते हैं। इसमें HDFC हाउसिंग अपॉर्चुनिटी फंड करीबन 6% हिस्सेदारी ओन करती है। मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत ही जल्दी 190 तक के लेवल बिल्कुल दिखा सकता है, तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह। ओके, तो ये है आपके लिए NCL। NLC सुमित जी ने रिकमेंड किया था, वो नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन सरकारी कंपनी है। NCL ये नागार्जुना सीमेंट लिमिटेड पहले इसका नाम होता है, इसका शॉर्ट फॉर्म, दोनों का शॉर्ट फॉर्म हो गया NLC NCL। कंफ्यूजन, वैसे कंफ्यूजन में कोई भी खरीद ले, दोनों की रिकमेंडेशन के टारगेट तो हिट होते ही हैं, लेकिन ये ध्यान रहे। अच्छा, दोनों ही कैश के स्टॉक की तो वो भी टेंशन नहीं है, जो मर्जी आए खरीदो, ठीक है। लेकिन सेठी जी की राय NCL इंडस्ट्री खरीदारी करने की। रैमको सीमेंट के बाद साउथ बेस, ये है वो सीमेंट कंपनी जिस पर रहेगा एक्शन भरपूर। बताएं सेठी साहब, आज का दूसरा स्टॉक FNO वाला। दूसरा FNO का स्टॉक है अनिल जी, एक दमदार एग्री फोकस कंपनी है। कंपनी का नाम है UPL, जिसके मार्च फ्यूचर्स अभी 590 के लेवल पे ट्रेड करते हैं। इस स्टॉक में खरीदारी करनी है। देखिए, वैल्यूएशन के लिहाज से अगर PS से कंपेयर करें तो स्टॉक सस्ता है, प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल 18 का है, जबकि इंडस्ट्री का अगर देखेंगे तो वो अराउंड 45-50 के लेवल्स में बाकी कंपनियां ट्रेड होती है। दिसंबर तिमाही दमदार थी, FIS BIS का अच्छा खासा इंटरेस्ट है। कंपनी
जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड सेगमेंट है, सीड्स है, क्रॉप केयर है, फिर सॉइल एंड वाटर सॉल्यूशंस है, ये सब कारोबार करती है। मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत ही जल्दी 620 तक के लेवल दिखा सकता है और इसमें स्टॉप लॉस रखता है 575। ओके, 575 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर करें आप खरीदारी। यूपीएल, इसका फ्यूचर भी आपको खरीदना है। यह दमदार एक्शन यहां पर आता हुआ दिख रहा है और ऊपर का टारगेट आप रखें 620 का अगले 1-2 दिनों के लिए। शुक्रिया सेठी साहब, ये बेहतरीन पिक्स के लिए। अगला बिल्कुल आशु मदान साहब के लिए, स्विंग के सुल्तान आशु मदान। बताएं सर। अनिल जी, स्टॉक तो एफएनओ का है, लेकिन मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन डिलीवरी का है। अनिल जी, डिलीवरी उठा के रखनी है, मतलब सब कहते हैं हाउसिंग की। अनिल जी, 220 प्राइस के अराउंड ये कंसोलिडेट कर लिया इसने और ये अगले नए मूव के लिए तैयार हो रहा है। अनिल जी, 190 का स्टॉप लॉस, 220 से 190 का स्टॉप लॉस और मेरा टारगेट अनिल जी 300 रुपए आईबुल हाउसिंग में। ये आगे पीछे करके बहुत ही शार्प मूव दे सकता है, लेकिन अनिल जी इंसिस्ट कर रहा हूँ कि ये तभी आप संभाल पाएंगे सौदा और तभी 300 तक वेट कर पाएंगे अगर आपके पास डिलीवरी होगी। स्टॉक एफएनओ का है, लेकिन स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है आईबुल हाउसिंग लेने की। और अनिल जी, एक आपसे रिक्वेस्ट है, खुद ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज मुझसे भारती का क्वेश्चन ना पूछें आप। अभी नहीं पूछो ना, बस एक सवाल के बाद पूछता हूँ, कोई बात नहीं है। आपने मना किया तो एक सवाल के बाद, तब तक एक बिल्कुल सिमी जी के लिए, उसके बाद भारती का सवाल पूछेंगे आशीष सर से। सिमी जी के नॉन स्टॉप शेयर। बताइए सिमी जी। अनिल जी, मेरा थर्ड स्टॉक होगा आज के लिए, वो होगा टाटा मोटर्स। 328 के आसपास है और मुझे लगता है कि 328 से 331 का लेवल देखने को मिलेगा फॉर मिनिमम। 331 के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाएगा अनिल जी, तो इसका नेक्स्ट टारगेट 340 का होगा और 40 के बाद 350 का भी हो सकता है। तो टाटा मोटर्स को खरीदने का सलाह होगा बीटीएसटी के लिए। स्टॉप लॉस 320 का मेंटेन करेंगे। थोड़ा सा बड़ा टारगेट स्टॉप लॉस दिया है क्योंकि टाटा मोटर्स में मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, थोड़ा सा मतलब बहुत ही वोलेटाइल स्टॉक है। पर 350 का टारगेट है ये इसका। 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन के लिए होल्ड करना पड़ेगा। 350 का टारगेट के लिए 320 का स्टॉप लॉस इस्तेमाल करना पड़ेगा और 328 के आसपास मैंने दिया था। 328 से 325 के बीच में कहीं पे भी अगर मिलता है छोटा सा डीप में तो खरीदना है। 320 का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करना पड़ेगा। बिल्कुल, और टाटा मोटर्स पर तो हाई कन्विक्शन कॉल्स आते हैं और स्ट्राइक रेट भी शानदार है सिमी जी का, तो नजर रखिए, ये काउंटर अब फिर से मूवमेंट के लिए तैयार है। प्राय 2:30 बज गए हैं, चलते हैं अनिल जी के पास और जान लेते हैं इस समय स्ट्रैटेजी क्या है। सर, ग्लोबल बाजारों में तो आज भरपूर एक्शन है। 1% ऊपर है डाउ, लगभग 330 अंक, और नैस्डैक फ्यूचर्स वहां पर आप 200 अंकों का उछाल देख रहे हैं 1.5% की तेजी के साथ। यूरोप की बात करें, दमदार एक्शन हो रहा है सर। यूके, फ्रांस, जर्मनी, तीनों बाजारों में तेजी है। 1.5 से 2% का एक्शन आप वहां पर बनते हुए देख रहे हैं। जापान 2.5% ऊपर था। हांगकांग में आपने 1.5% का उछाल देखा है। चीन भी 1% ऊपर था। तो ग्लोबल मार्केट से तो बेहद मजबूत संकेत आते हुए दिख रहे हैं सर, क्या करना चाहिए? खरीदारी बिल्कुल, कहीं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं दीप। पूरे दुनिया भर के बाजारों में तेजी, तो हमें खाली अगर ऐसा लग रहा है कि हम ही क्यों तेज है, हम ही क्यों तेज है, तो आप देख लीजिए तेजी सब जगह। और डाउ अभी भी 1% ऊपर है, 325 पॉइंट ऊपर है, तो मजबूती वाला ट्रेडिंग सेशन लग ही रहा है। अब बाकी तो जो होना हो भगवान जाने। तो मेरा पॉइंट सिंपल है, फोकस क्लोजिंग पे कीजिए। जो डेटा दिख रहे, कहाँ गए डेटा, ये रहे। हाँ, पहली चीज तो ये कि 14,700 के नीचे क्लोज नहीं होने चाहिए, वो बहुत जरूरी है। 14,700 के पुट पे 23 लाख शेयर हैं और कॉल्स पे 21 लाख शेयर। उसमें भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अगर पुट में किसी एक जगह ऐड हुआ है आज तो 14,700, तो इसलिए 14,700 के ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए, जिसकी संभावना पूरी है। 14,725 के ऊपर हम क्लोज होते हैं तो काफी बेहतर है जी। लेकिन अगर फर्ज करें 14,800 के पार क्लोजिंग हो गई तो फिर कहने ही क्या। 14,800 पर है 36 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में, और उसमें से 13 लाख शेयर आज जुड़े हाईएस्ट वहां पर है। तो हाँ, 14,700 पर इंट्राडे में हाईएस्ट 13 लाख शेयर पुट में, 14,800 पर इंट्राडे में हाईएस्ट कॉल्स 13 लाख 14,800 पे। तो 14,700 14,800 ये आपके लिए रेंज होगी, उसके बीचों बीच आप हैं। तो इसलिए फिलहाल फ्रेश भले ना करें, आप खरीदारी करें तो 14,800 के आसपास प्रॉफिट बुक करें, 14,700 के आसपास खरीदें। ये 100 पॉइंट की रेंज डेटा में दिख रही है। अब इस रेंज को तोड़ेगा नहीं तोड़ेगा, फिलहाल तो डेटा ये बता रहा है कि आपको 100 पॉइंट में ही वक्त बिताना है, ना आपको 14,800 के ऊपर बंद होना है, ना 14,700 के नीचे बंद होना है। डेटा भी ये दिख रहा है, तो कमोबेश आप समय बिताकर यहीं कहीं निपट जाएंगे। और अगर उसमें भी 14,725 के ऊपर बंद होते तो बढ़िया, और 14,800 के ऊपर बंद होते तो बहुत ही बढ़िया।
फिर तो आप 14,900 15,000 कल बढ़ने की क्षमता रखते हैं 14,800 के ऊपर गए। पहली चीज़। अब आइए बैंक निफ्टी, 35,000 मेक और ब्रेक लेवल है, आपको 35,000 के नीचे बंद नहीं होना है। 35,000 के नीचे बंद होने में शांति खतरे में एकदम पूरी तरह से। क्यों? क्योंकि 35,000 के पुट पे 7 लाख शेयर हैं, कॉल्स पे 5 लाख शेयर है। हालांकि बैंक निफ्टी में पोजीशन ज़्यादा नहीं है, लेकिन 35,000 का लेवल मनोवैज्ञानिक तौर पर ज़्यादा वो वाला है, क्या कहना चाहिए, प्रभाव रखने वाला। तो वहाँ 35,000 के नीचे बनना हो, और फिलहाल जो डेटा दिख रहे हैं ऐसा लग रहा है 35,500 के ऊपर भी जाने की जल्दबाजी में नहीं है। तो बैंक निफ्टी में भी वही रेंज 35,000 35,500 निकल कर आ रही है। तो मेरा ये मानना है कि 35,100 35,125 के ऊपर बंद हो रहे हैं तब तक ठीक है। 35,575 के ऊपर बंद हो तो मजा ही आ जाएगा। वो अभी तो नहीं दिख रहा है, लेकिन वही वाली बात है, 100 पॉइंट निफ्टी को बढ़ने घटने में, 300 पॉइंट बैंक निफ्टी को बढ़ने घटने में वक्त नहीं लगता, और आखिरी मिनटों में फर्ज करेंगे अगर डाउ 325 पॉइंट का 100 पॉइंट 50 पॉइंट रह जाए तो आप नीचे भी तुरंत आ जाएंगे, 500 हो जाए तो भाग भी जाएंगे। तो अब एक आंख में डाउ को देखिए, एक आंख में सेंसेक्स निफ्टी को देखिए। बस सिंपल है भाई, वही देख के करना। अभी हमारे पास अपना कुछ है नहीं। वैसे पिछले कुछ दिन डाउ हमें देख रहा था। हाँ, अब एक्चुअली हम भी देखते थे, लेकिन अगर ये शुक्रवार को हम इतने नहीं गिरे होते तो हम कहते हमें देख के करो। भैया हमारा इतिहास है ना शुक्रवार का, सही बात है। जो इतनी जोर जोर से पड़ी है, ये तो भाई आज मेहरबानी अमेरिका की कि इतने हरे रहे। नहीं तो किसने सोचा था कि सोमवार को इतना भी बढ़ेगा। तो नहीं होता। करेक्ट, जो हाल था वो तो आप तो दीप बच गए। मतलब हमने कैसे शो किया हम ही जानते हैं। मैंने कहानियां सुनी सर। कहानियां सुन ली बिल्कुल। तो बड़ा बुरा हाल था, मतलब 3.5 बड़ी मुश्किल से बची। तो वो वाली बात है। तो ठीक है, एनीवे तो रेंज बाउंड है मार्केट। दोनों ट्रेड जो 100 पॉइंट की रेंज निफ्टी की दिख रही है, बैंक निफ्टी की 150 पॉइंट। अब कल के लिए क्या करना है ये 3:20 पे डिसाइड कर लेंगे। ओके, क्लियर है सर, ठीक है। तो ये आपके लिए लेवल्स हैं इंपॉर्टेंट, और अगर 14,800 के ऊपर आप क्लोजिंग देखते हैं स्पेशली निफ्टी पर, तो फिर वहां से बाजार और बढ़िया मूव दिखा सकते हैं। इस बीच सर कुछ स्टॉक्स हैं जो सर्किट पर आते हुए दिख रहे हैं। वायदा कारोबार का सर्किट दीपक फर्टिलाइजर में दमदार एक्शन आज आते हुए दिख रहा है, और पूरे फर्टिलाइजर पैक में हमने आपको हाईलाइट करा है किस तरह से तेजी का माहौल बन रहा है। एक बार दीपक फर्टिलाइजर पर राय ले लेता हूँ। सचिन जी, फ्राइडे के दिन आपने यहाँ पर कॉल दी थी एसपीएल मिड कैप्स में, क्या व्यू है अब दीपक फर्टिलाइजर का, अगर किसी ने शॉर्ट टर्म के लिए लिया हो तो? दीपांशु, क्लियरली जिस तरीके से यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ है, हमने जो टारगेट दिया है एसपीएल मिड कैप्स में वो लगभग 300 के आसपास का है, बट शॉर्ट टर्म में भी मैंने एक 220 का एक टारगेट दिया था शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी भी जिस इंटेंसिटी से ब्रेकआउट होके मूव एक्सेलरेट हो रही है, मुझे लग रहा है पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड ही करना चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा अराउंड 195 का। जब तक ये पर्टिकुलर लेवल ऑन अ क्लोजिंग बेसिस वायलेट नहीं होती, आई थिंक तब तक मोमेंटम काफी स्ट्रांग और इंटरेस्टिंग रहेगा। एंड जिस तरीके से यहाँ पर ओवरऑल स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 245 के आसपास के स्विंग्स भी इमीडिएटली बनने चाहिए। इवेंचुअल टारगेट होगा 300 के आसपास का। ओके, तो ये है आपके लिए इस वक्त बड़ा एक्शन होता हुआ दीपक फर्टिलाइजर 10% के ऊपरी सर्किट पर 1512 नहीं सॉरी तो कुछ उसमें लेवल का प्रॉब्लम आ रही है। मैं चेक करता हूँ। चलिए ठीक है, देखते हैं। लेकिन आइए तब तक हाँ, जो आशीष सर ने कहा, आशीष सर का सम्मान करते हुए मैंने उस समय तुरंत प्रभाव से आपको भारतीय एयरटेल के बारे में पूछा ही नहीं। आशीष सर, आपने कहा, मैंने आपकी बात मान ली। अब बता दीजिए। अनिल जी देखिए, मैंने कुछ टाइम पहले मतलब 600 के बाद से भारतीय में कोई कॉल नहीं दी है। इंस्टेड दोनों बियर स्प्रेड दिए हैं कि पहला लेवल 560 और दूसरा 520। 560 वाला एक्सपायरी में बहुत अच्छा प्ले किया, पूरे पैसे आ गए थे। और जो नया स्प्रेड है 560 540 वाला, जो कि 510-15 के लेवल तक बहुत अच्छा सेफ है, और वहां पे मुझे बाय करना है। तो अनिल जी, ये जो भारतीय में जो एमएससीआई का मैंने उस दिन भी मेंशन किया था, ये बहुत ज्यादा मतलब एक कंफर्ट कहीं से ड्रॉ होके ओवरबॉट हो गया था, और वो सबके टारगेट 700 से ऊपर। तो वो अनिल जी एक सिग्नल आ गया था कि भारतीय से कुछ टाइम के लिए पीछे हट जाना चाहिए। एंड दैट वाज द प्रिसाइज रीजन कि अगर किसी को बहुत ज्यादा भारतीय में रहना है तो इस तरह से प्ले करना चाहिए। हैविंग सेड दैट अनिल जी, 510 से 515 का लेवल मुझे लगता है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। यहां पे आए तो भारतीय लेना चाहिए। उससे पहले जितने भी लोगों ने जी बियर स्प्रेड के अलावा अपने अपने दिमाग से भारतीय लिया है, प्लीज कृपया करके मुझसे बार बार ना पूछे भारतीय का क्या करना है। और वैसे भी अनिल जी एज ए कैविएट में बात चुका हूं कि माय न्यू भारतीय इज डीएलएफ। तो डीएलएफ इज माय न्यू लव, माय न्यू जो भारतीय की तरह था। तो इस वक्त मेरा ध्यान अनिल जी डीएलएफ पे, और हम बुल स्प्रेड से उसमें भी बैठे हुए हैं। और अनिल जी, आप जिस स्पिरिट में आप अभी कह रहे थे ना, एक आंख उस पर रखिए, डाउ पे एक आंख यहाँ रखिए, तो मेरा इसी, ये बिल्कुल आपने राइट कहा था, इसी
इसी अनिल जी दुविधा को एड्रेस करने के लिए हम कहते हैं कि स्प्रेड बना के दोनों आंखें बंद करके बैठ जाइए तसल्ली से, तो एक आंख की जरा एक्सरसाइज कम हो जाएगी। बिल्कुल, लेकिन आप कितने देखिए क्या होता है कि वो आपने हिंदी फिल्में तो देखी होगी, उसमें बहुत सारे ऐसे वो हीरो होते हैं जो पहले गुंडे उंडे टाइप्स के होते हैं, फिर वो बोलते हैं कि किसी हीरोइन के प्रेम के चक्कर में पड़ के फिर वो बोलते हैं कि नहीं अब मैं इसके लिए सारा सब कुछ छोड़ दूंगा, अच्छा आदमी बन जाऊंगा और हृदय परिवर्तन में एकदम अच्छे से रहूंगा। लेकिन फिर क्या होता है वो समाज जीने नहीं देता उसको या फिर जो विलेन होता है जिसके लिए वो पहले काम कर रहा होता वो भी उसको जीने नहीं देता, वापस खींच के ले जाता। तो क्या है, भारतीय का सवाल तो आप पे आता रहेगा, समझ तो गए होंगे आप, भले आप कितने ही पीछा छुड़ाए हम तो पूछेंगे। बराबर भारतीय सर, मैं तो दोपहर से वेट कर रहा हूँ कि चल क्या रहा है कि समझाएं आशु जी आज। जी बंसल जी कुछ कहना चाहते? जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, आपने अभी एक बात बोली तो अनिल जी, इस वीकेंड मैंने काफी बड़ी रिसर्च करी थी इंग्लिश के ऊपर, तो दीपांशु और कुणाल जी तो वाकिफ होंगे। कुणाल जी तो अनिल जी अभी है नहीं, तो अनिल जी जैसे भी आपने बोला ना, एक आदमी होता है बुरा होता है फिर सब कुछ छोड़ देता है, तो अनिल जी देखिए जो आदमी चाय पीता है उसको टी टोटलर बोलते हैं। हाँ। तो अनिल जी जो आदमी सब कुछ छोड़ के मतलब कि एकदम साफ सुथरा आदमी बोलता है बनता है, अनिल जी उस व्यक्ति को अनिल जी इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप ये बताइए अनिल जी। मैंने इसको अभी पढ़ा पहली बार वीकेंड पर, तो मुझे सुन के पढ़ के अनिल जी बड़ी खुशी हुई। तो आपसे अनिल जी सवाल है, उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं अनिल जी अंग्रेजी में? पता नहीं, बंसल जी की आवाज नहीं आ रही है मुझे तो बिल्कुल नहीं आ रही है। जिसको आ रही है वही जवाब दे दे, जिसको आ रही है वो जवाब दे दे। आशीष जी आपको आ रही हो तो आप ही जवाब दे दो। अनिल जी नॉर्मली हम जो आपस में जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, आप ये राकेश जी की स्पेसिफिक वर्ड की बात कर रहे हैं, जो आदमी सब कुछ छोड़ जाता है उसको तो अनिल जी बुद्धा बोलते हैं। तो मतलब जो आपस में तकिया कलाम यूज करते हैं तो बुद्धा हो गया है। तो बाकी तो मुझे पता नहीं राकेश जी क्या मोह माया से दूर। दीप पता चला कि किस शब्द के बारे में बोल रहे हैं? हाँ जी, या बंसल जी से पूछे? बंसल जी पूछिए, जो रात को 8 बजे बाद जो आप इंग्लिश सीखते हैं शाम को, उसके बारे में बताएं सर। देखिए अनिल जी जो व्यक्ति चाय पीता है उसको तो टी टोटल बोलते हैं। करेक्ट। और अनिल जी जो 8 बजे के बाद वाले प्रोडक्ट को जब छोड़ देता है तो अनिल जी उसको सोबर बोलते हैं। अनिल जी तो टी टोटल और सोबर में अनिल जी आप खुद चूज कीजिए कि कौन सा शब्द सुनने में ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ जी अनिल जी, सोबर शब्द तो सोबर है एकदम, बिल्कुल सोबर शब्द बढ़िया है सर, बिल्कुल आपने बोला तो अच्छा ही है। तो ये बंसल जी की रिसर्च, पीएचडी का टॉपिक यही है। मतलब रात को 8 बजे भी आप इसमें रिसर्च कर रहे हो शाम को, चलिए बढ़िया है, लेकिन कुछ तो कमाल करके लाए बंसल जी। ओके, बढ़ते आगे। और इस वक्त बैड बैंक को लेकर कुछ खबरें आ रही कि बैड बैंक बनाने की तैयारी में है सरकार। किस तरह का बैंक होगा, कौन इसमें निवेश करेंगे, क्या कुछ होगा, इसकी सारी डिटेल्स हैं मानसी के पास, और चलते हैं मानसी के पास, माफ कीजिएगा देवांशी के पास सारी डिटेल्स हैं और पूछते हैं देवांशी से। देवांशी बताइए, बैड बैंक का आइडिया कितना अच्छा है? बिल्कुल अनिल जी, आप देखिए अब हम यही वेट कर रहे थे कि बैड बैंक पर क्या डेवलपमेंट्स आते हैं, क्योंकि मंजूरी तो मिल चुकी है। अब ये देखना था कि कहाँ से जो कैपिटल है वो आता हुआ दिखता है, लेकिन अब ये खबरें आती हुई दिख रही है। काफ़ी रिपोर्ट से सजेस्ट कर रहे हैं कि करीब 9 बैंक्स हैं जो मिलकर 7,000 करोड़ की जो पूंजी है वो इस बैड बैंक में डालेंगे और हिस्सा खरीदेंगे। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये 9 बैंक्स हैं जो कि यहाँ पे निवेश करते हुए दिखेंगे। साथ ही 2 ऐसी कंपनीज हैं जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। तो कुल मिला के 11 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो यहाँ पे हिस्सा खरीदते हुए दिखेंगे। कुल मिला के 9% की जो हिस्सेदारी है वो हर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को मिलती हुई दिखेगी और 7,000 करोड़ की पूंजी ये लोग मिलके यहाँ पे निवेश करते हुए दिखेंगे। साथ ही इनका ये भी कहना है कि आने वाले समय में जो भी नई बैंक्स हैं, जो भी नए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे हिस्सा लेना चाहते हैं तो वो हिस्सा ले सकते हैं और धीरे धीरे ये जो 11 इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी हिस्सेदारी कम होती हुई दिखेगी। लेकिन फिलहाल रिपोर्ट से सजेस्ट कर रहे हैं कि 7,000 करोड़ का जो निवेश है वो आता हुआ दिखेगा। 9% हर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होल्ड करते हुए दिखेंगे और साथ ही इनका ये भी कहना है कि आने वाले समय में जो एनपीएस हैं वो करीब 2 लाख करोड़ के एनपीएस हैं। तो आने वाले समय में जब भी ये अपने एनपीएस देते हैं इस एमसीज एआरसीज को तो उनको 15% का जो कैश है, अपफ्रंट कैश है, वो मिलता हुआ दिखेगा और उसके बाद ये प्रोसेस शुरू होती हुई दिखेगी। जैसे बिक्री होती है उसके बाद उनका जितना भी बचा हुआ फंड है वो आपस में जितने भी बैंक से कंसोर्शियम है उनको मिलता हुआ दिखेगा। और साथ ही आप देखिए आने वाले समय में ये भी कहा जा रहा है कि इससे जो प्रक्रिया है वो काफ़ी तेज़ होती हुई दिखेगी।
ये डिसीजन प्रोसेस काफ़ी सिंपल होता हुआ दिखेगा। तो कुल मिला के ये रिपोर्ट्स आती हुई दिख रही हैं, काफ़ी अच्छा माना गया है और इस रिपोर्ट्स के चलते भी हम देखेंगे कि सारी जो बैंक्स हैं उनमें जो रिकवरी है वो काफ़ी फास्ट आती हुई दिखेगी, कैश आता हुआ दिखेगा। ओके, तो ये है बैड बैंक का आइडिया, जहां पर निजी बैंकों के शामिल होने से इसमें तेजी आने की उम्मीद है और 9 बैंक मिलकर इस बैड बैंक को बनाने की कोशिश में है इस वक्त है। ये है इंटरेस्टिंग आइडिया इस वक्त आपके लिए आता हूं। ओके, चलिए बढ़ते आगे। और कई स्टॉक्स ऐसे हैं जो ज़बरदस्त एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। उनमें से एक और सरकारी कंपनी IRCTC, जिसे अच्छा बाय द वे थोड़ा दीपक नाइट्रेट और दीपक फर्टिलाइजर के प्राइसेस में कुछ इशू हो गया था, तो आपके सामने थोड़ी देर में दीपक नाइट्राइट जो हाल ही में वायदा कारोबार में शामिल हुआ है उसमें सर्किट लगाए, उसकी सही प्राइसेस आपके सामने आएगी। चिंता न करें, घबराए नहीं, डरे नहीं। तो दीपक नाइट्राइट और दीपक फर्टिलाइजर दोनों की प्राइस में कुछ इशू है, तो वो दोनों की प्राइसेस ठीक होकर आ जाएगी। ये दीपक नाइट्राइट वायदा कारोबार में 11% ऊपर 1524 रुपये का दाम है। दीपक फर्टिलाइजर भी एक बार दिखा दीजिए ताकि आइडिया लग जाए कि दीपक फर्टिलाइजर का दाम भी क्या है। लेकिन दीपक नाइट्राइट में लगा है सर्किट और वो आपके सामने इस वक्त ये प्राइस ठीक है। चलिए, तो ये हो गया काम दीपक नाइट्राइट का। सर्किट तो बहुत सारे स्टॉक में लगे हैं दीप, नाम IRCTC एक और स्टॉक है जिसका मैं जिक्र कर रहा था, बहुत मजबूत। और आज सुबह ही आप बात कर रहे थे जी सर, 10,000 क्या हो गया भाव? आज बढ़ गया है काफी, मेरे ख्याल से 1900 रुपए हो चुका है। लग रहा है कि अब ये सर्किट की तरफ जाएगा। बिल्कुल, ये मजबूत स्टॉक है और चलेगा धीमे धीमे। जब भी आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पर मौका मिले, खरीदारी जरूर कीजिएगा। बिल्कुल सर, तो दमदार एक्शन आते हुए दिख रहा है इस पूरी स्पेस में। आप अच्छा एक्शन देख रहे हैं। एक स्टॉक और था गुजरात गैस, जिसके बारे में आशीष केलकर साहब हमसे बात करके गए थे सुबह, और देखिए 8.5% ऊपर आपको गुजरात गैस इस समय दिखेगा। 525 526 के लेवल्स पर आपको ये काउंटर आते हुए दिख रहा है। 513 519 के उन्होंने टारगेट दिए थे जो आसानी से अचीव हो गए। वायदा कारोबार में देखिए 530 के करीब आपको स्टॉक आते हुए दिख रहा है। तो दमदार एक्शन इस स्टॉक पर भी आता है आपके लिए। पेंट स्टॉक्स में भी बढ़िया एक्शन है। बर्जर पेंट्स पर नजर डालिए। किरण जी, जरा एक बार बर्जर पेंट्स पर राय दें सर। 720 के लेवल्स पर है, बढ़िया तेजी में है। क्या चल रहा है इस काउंटर पर और अब आगे की चाल कैसी रहेगी? दीप, एक अच्छा पुल बैक देखने को मिल रहा है बर्जर पेंट्स में। तो मेरा मानना है कि जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस है उनको 700 के नीचे आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ऑन द हायर साइड में मानता हूं 2 से 3 दिन में ये 730 के आसपास के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 730 745 ये टारगेट्स रहने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, तो नज़र रखिए इस स्पेस पर, यहाँ पर अच्छा एक्शन है। रियल एस्टेट और रियल एस्टेट से जुड़े स्पेस में बढ़िया एक्शन है। सुमित जी की एक कॉल NBCC, वो तो आज कमाल कर ही रही है। सुमित जी, एक और कॉल आपकी हुडको, वहां पर भी एक्शन है और अभी अभी एक फ्रेश ब्रेकआउट आते हुए दिखा है। क्या चल रहा है इस चार्ट पर? बिल्कुल दीपांशु, एकदम सही याद आया आपको। हुडको के अंदर बहुत बढ़िया मूव देखने को मिल रहा है और 2 या 3 दिन पहले हमने हुडको में रिकमेंडेशन भी दिया था और बहुत पहले से भी देते हुए आ रहे हैं और अभी तो ब्रेकआउट है। और कोइंसिडेंटली ये स्टॉक भी 50 पार कर रहा है अभी जस्ट, तो ये स्टॉक के अंदर भी यहां से और ऊपर का मूव देखने को मिलेगा और 58 से 60 रुपए तक के लेवल हुडको में देखने को मिल सकते हैं। ये बहुत छोटे से टारगेट में बोल रहा हूं। अगर मार्केट्स में ऐसे रैली रही और ये स्टॉक में ऐसा ही मूव आता रहा तो ये बहुत बढ़िया मूव दिखाएगा। फिलहाल 58 से 60 तक का मूव देखने को मिलना चाहिए। ओके, 58 से 60 तक के मूव्स के लिए आपको करनी है खरीदारी हुडको में। आइए, अब वक्त है नितिन जी से मुलाकात करने का, निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरार का। नितिन जी, स्वागत है आपका। बताएं सर, निफ्टी बैंक निफ्टी क्या करेंगे? देखिए अनिल जी, डेटा वाइज रोल ओवर्स के बाद से बहुत अच्छा डेटा नहीं बना है। रोल ओवर्स जो लॉन्ग हुए थे वहां पे ट्रैपिंग है थोड़ी, तो यहाँ पे मैं 14,750 की पुट ऑप्शन लूंगा जो 150 में मिल रही है और इसका स्टॉप लॉस होगा 120 का और टारगेट होगा 210 का, यानी कि व्यू नेगेटिव है, मार्केट गिरनी चाहिए। अगर हम हेजिंग प्ले करें तो 14,750 की पुट लेकर के आप 14,600 की बेच सकते हैं, वो भी ज्यादा बेटर होगी। उस केस में जो प्रीमियम कॉस्ट आ रही है वो करीब करीब कॉस्ट आ रही है 82 रुपीज की और मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट 14,500 की तरफ आएगी। ओवरऑल वीकनेस लग रही है मार्केट में, डेटा नेगेटिव है। ओके, तो ये है आपके लिए इस वक्त राय निफ्टी पर। कमजोरी की तरफ 14,750 का इन द मनी पुट खरीदी 150 रुपए में और 120 रुपए का स्टॉप लॉस 210 तक के टारगेट के लिए। अगर आपको कम रिस्क लेनी है तो सामने 14,600 का एक पुट बेच देंगे तो आपकी नेट कॉस्ट 80-82 रुपये आएगी बजाय 150 के, यानी कि 65-70 रुपये आपको 14,600 के पुट बेचने से मिल जाएंगे। और नीचे में जब आपका स्प्रेड 14,600 के आसपास निफ्टी अगर आ जाए तो वहाँ पर आप अपनी पोजीशन को कवर कर लें। बैंक निफ्टी के डेटा कैसे दिख रहे हैं नितिन जी?
जी बैंक निफ्टी में 35,000 का लेवल बड़ा क्रूशियल है और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लेवल टूटेगा और टूटने के बाद हम लोग 700-800 पॉइंट और 1000 पॉइंट की भी फॉल आ सकती है। तो मुझे डेटा अच्छा नहीं लग रहा है, डेटा में वीकनेस लग रही है। ऊपर 35,500 की रेंज में बहुत अच्छी सेलिंग हुई है, जब तक 35,500 के ऊपर नहीं जाती है तब तक तेजी नहीं खेलनी चाहिए। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि 34,000 की तरफ हम लोग आने वाले हैं। ओके, तो बैंक निफ्टी में भी 35,500 के ऊपर और निफ्टी में भी 14,800 के ऊपर, राइट? 14,800 के ऊपर टिकेंगे तो ही मजबूती, करेक्ट? बिल्कुल, 14,820 पे बहुत तगड़ी सेलिंग हुई है फ्राइडे को और आज भी वहीं से रेसिस्टेंस बार बार ले रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 14,500 की तरफ हम लोग इस मार्च एक्सपायरी में आएंगे। ठीक है, परफेक्ट। तो ये है आपके लिए राय इस वक्त निफ्टी और बैंक निफ्टी पर नितिन जी की तरफ से आती हुई। तो ये है निफ्टी पर आप पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं 14,750 का इन द मनी पुट ऑप्शन खरीद कर यहाँ पर करें ट्रेड। आइए आईबुल ग्रुप की आईबुल हाउसिंग की जो बात की आशु सर ने कि ये खरीद कर बैठ जाएं 300 रुपये के टारगेट लिए। आशु सर बात सही है, इसमें फ्यूचर्स में ट्रेड करना बड़ा रिस्की है। जैसे आपको लगता है ब्रेकआउट हो रहा है और उसके बाद से वहीं से ऊपर नीचे होता है, तो नीचे में 210-15 पर रुकावट है, 230-35 आने के बाद वहाँ सप्लाई आ जाती है। लेकिन इसके साथ ही क्या आईबुल रियल यहाँ पर भी खरीदारी की जाए? ये स्टॉक भी बड़ा मजबूत होता दिख रहा है आशु जी। अनिल जी देखिए, रियल एस्टेट ओवरऑल ही जो स्पेस है वो भी एक अच्छी लग रही है। जो मैं अभी बोल रहा हूँ कि मेरा न्यू फाइंड भारतीय लव इज DLF। सो ओवरऑल मैं कई बार ये बोल चुका हूँ अनिल जी चैनल पे कि रियल एस्टेट ऑन द ग्राउंड एंड रियल एस्टेट स्टॉक्स ये दोनों अच्छा थीम है और ये 2021 के थीम रह सकते हैं। तो बिल्कुल अनिल जी अच्छा रहना चाहिए। मैं आईबी रियल स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में नहीं कह सकता हूँ, बट ओवरऑल आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन रियल एस्टेट एंड रियल एस्टेट स्टॉक्स। ओके, तो ओवरऑल पॉजिटिव व्यू है रियल एस्टेट स्टॉक्स पर। नजर रखिए इस काउंटर पर, बढ़िया एक्शन आपको दिखा रहा है। एक काउंटर जिस पर अभी सिमी जी ने आपको कॉल दी, लगातार हमारे एक्सपर्ट से दमदार एक्शन की कॉल्स आई हैं। कुछ दिनों से कंसोलिडेशन हो रहा है पर पॉजिटिव बायस के साथ ही ट्रेड कर रहा है टाटा मोटर्स। यहां पर ग्रोथ की क्या नई योजनाएं हैं कंपनी की, ये जानते हैं कुशल के साथ। कुशल बताइए क्या चल रहा है टाटा मोटर्स में? बिल्कुल दीपांशु, और लेटेस्ट अपडेट आपने देखा है कि जिस तरह से पैसेंजर व्हीकल्स में इनकी सालाना आधार पर 119% की बढ़त है, तो वो तो ट्रिगर है ही। इनफैक्ट शुक्रवार को इन्होंने इन्वेस्टर डे प्रेजेंटेशन जो है उस पर भी अपडेट दिया था और वहां पर जिस तरह के नंबर्स निकल कर आ रहे हैं, जो प्रोजेक्शंस निकल कर आ रहे हैं, वो काफी इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट टाटा मोटर्स मान रहे हैं कि FY24 तक ये नेट डेट फ्री होते हुए नजर आएंगे, यहाँ पर उनका टारगेट है। साथ ही FY23 तक जो कैश फ्लोज हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगे JLR के लिए, जो करीब 70 से 75% रेवेन्यू इनके ओवरऑल जो है रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन में हिस्सा रखता है। तो कहीं ना कहीं उससे काफी पॉजिटिविटी बिल्डअप हो रही है। और साथ ही जो स्टैंड अलोन स्तर पर जो पैसेंजर व्हीकल्स और कमर्शियल व्हीकल स्पेस है, वहां पर इनकी जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वहां पर अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट यहाँ पर प्रभुदास लीलाधर जो ब्रोकरेज हाउस है वही तो ये मान रहे हैं कि FY21 में जो करीब स्टैंड अलोन आधार पर मार्जिन 3% की थी, वो बढ़कर 9.2%, यानी कि यहाँ से ऑलमोस्ट 3 गुना जो है वो होती हुई नजर आएंगी इनकी ऑपरेटिंग मार्जिन FY23 में। साथ ही JLR को लेकर एक और इंपॉर्टेंट अपडेट भी था कि Q4 में ये करीब 1.5 अरब पाउंड का जो है राइट ऑफ करते हुए नजर आएंगे। इनफैक्ट ये दूसरा बड़ा राइट ऑफ होगा। और साथ ही अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए देखें तो 2024 तक सालाना आधार पर करीब 25,000 करोड़ रुपए के निवेश करने की इनकी योजना है JLR को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बनाने के लिए। तो ये काफ़ी फॉरवर्ड लुकिंग प्रोजेक्शंस हैं, जिस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड बढ़ रही है और कार्बन रिडक्शन की बातें हो रही हैं ग्लोबली, तो वहाँ पर इनकी स्ट्रेटेजी आ रही है। साथ ही पैसेंजर व्हीकल्स में जिस तरह के हम सेल्स देख रहे हैं सालाना आधार पर ग्रोथ, उसको लेकर ध्यान में जो है इनके लक्ष्य है। और साथ ही FY23 से जो है कारोबार को फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव करने का लक्ष्य है, खासकर पैसेंजर व्हीकल्स को। और अंत में CV स्पेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी कंपनी का बहुत बेहतरीन ट्रैक्शन आ रहा है। इनफैक्ट ये हाई डबल डिजिट मार्जिन्स में जाना चाहते हैं। आप देखिए Q3 में इनका करीब 8% जो है CV सेगमेंट का मार्जिन आया था, उसको 10% से ज्यादा जो है अब आगे ले जाने का लक्ष्य है कंपनी का। तो ये है आपके लिए टाटा मोटर्स, दमदार एक्शन आते हुए दिख रहा है। और इस बीच एक और खबर टाटा मोटर्स के लिए तो बेनिफिशियल है ही, बट पूरे ऑटो सेक्टर को जो फोकस में ला रही है स्क्रैपेज पॉलिसी, जिसका ऐलान ऑलरेडी बजट में हो चुका है और बजट से पहले भी पार्शियल ऐलान हो ही चुका था।
अगले 4 से 5 दिन में ये ऑफिशियली नोटिफाई हो जाएगी। बजट में भी हमें पता चला था, गडकरी साहब ने बजट दिन कहा था कि आने वाले कुछ दिनों में वो नोटिफाई हो जाएगा, और अब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि इस हफ्ते स्क्रैपेज पॉलिसी नोटिफाई हो सकती है। तो ये बड़ी खबर है सर ऑटो सेक्टर के लिए। इसी हफ्ते स्क्रैपेज पॉलिसी आने की खबर ये आती हुई सूत्रों के हवाले से जो खबर आती हुई दिख रही है। और इस बीच आप MSTC देखिए, अशोक लेलैंड देखिए, ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जिन पर पड़ता है असर आपके लिए। और वो 10%, क्या बात है। और अशोक लेलैंड भी देखिए, ये स्टॉक भी बड़े एक्शन में आता हुआ दिख रहा है इस वक्त। और नितिन गडकरी साहब ने पॉलिसी को मंजूरी दी है, ये खबरें आती हुई दिख रही है। सूत्रों के हवाले से ये खबर आती हुई दिख रही है। तो ऑटो कंपनियों के लिए और ये बड़ी खबर है, अगले 4 से 5 दिनों में स्क्रैपेज पॉलिसी का ऐलान होने की तैयारी में है। अशोक लेलैंड, एक बार जल्दी से इसके चार्ट्स पर राय ली जाए। किरण जी, जरा अशोक लेलैंड के चार्ट्स देखिए, बताइए क्या लेवल्स हैं इसके लिए। हम अशोक लेलैंड का चार्ट देखते हैं तो एक अच्छा बेस 120-125 के बीच में है, तो ये सपोर्ट जोन कहलाएगा। इसी ये रेंज में बाय करने की सलाह है। और 135 निकल जाए तो उसके बाद एक बहुत बड़ी मूव देखने को मिली। 130 से 135 ये बाइंग रेंज नहीं है, मेरा मानना है कि अभी नहीं करना चाहिए, नीचे में बाय करना चाहिए, या 135 के ऊपर। 135 के ऊपर अगर ये निकलता है तो मेरा मानना है कि 145-147 के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, तो नजर रखिए। और MSTC, अशोक लेलैंड, दोनों का डायरेक्ट कोरिलेशन है। हमने हमारे जोड़ी स्टॉक्स में भी इन दोनों स्टॉक्स के बारे में आपको हाईलाइट करा था कि कितने जब एक चलता है तो दूसरा भी साथ में चलता है, और बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। बिल्कुल, और ये वो स्टॉक है जो बेहद कमाल करता हुआ दिखा है। MSTC में भी जबरदस्त तेजी होती हुई दिखी है, और ये स्टॉक आज फिर से भरपूर एक्शन में। 10% का सर्किट शायद MSTC हो सकता, नहीं ज़्यादा, ओके 12% से ज़्यादा ऊपर हो चुका है MSTC। ये है वो स्टॉक जहां पर जबरदस्त एक्शन है। MSTC, जरा सुमित जी इसके चार्ट देखिए और बताइए जल्दी से। और ऊपर का मूव देखने को मिलेगा अनिल जी, अभी 300 के पार हुआ है जस्ट, स्टॉक में यहाँ से मोमेंटम और बढ़ेगा। और मेरे को लग रहा है कि जिस तरह से पिछले 5-7 दिनों में गिरावट के बाद कंसोलिडेट होकर अब जो ब्रेक आ रहा है, उसको देखते हुए लगता है कि स्टॉक के अंदर यहाँ से 330 रुपए से लेकर 340 रुपए तक का मूव MSTC के अंदर देखने को मिल सकता है। तो पोजीशंस को होल्ड करें और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें, 290-295 के आसपास का लगाएं। ओके, तो MSTC 295 के करीब का आप स्टॉप लॉस लगाएं और ट्रेल करें। और बढ़िया तेजी आ रही है, स्क्रैपेज पॉलिसी बस आने की तैयारी में है, नजर रखिए। ये एक बड़ी खबर पूरे के पूरे ऑटो स्पेस के लिए। पर आइए, कुछ और कॉल्स भी तैयार हैं, 3 बज रहे हैं, चलते हैं सचिन जी के पास PTSTT के लिए। बताएं सचिन जी। दीपांशु, यहाँ पर खरीदारी ही करनी है। स्टॉक का नाम है आरती इंडस्ट्रीज। लगभग अपने 12 दिन के कंसोलिडेशन के बाद इसमें एक ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हुआ है। ओपन इंटरेस्ट अगर देखें तो लगभग 18% का है, सेकंड हाईएस्ट है आज के लिए। एंड जिस तरीके से इसमें स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है काफी बड़ा टारगेट यहाँ पर ओपन हो चुका है। 1360 तक ये पर्टिकुलर रैली एक्सटेंड होनी चाहिए। मोमेंटम के लिहाज से टारगेट होगा अराउंड 1320 का, एंड स्टॉप लॉस लगभग अराउंड थोड़ा सा डीप दे रहा हूं मैं 1240 का। तो 1260, 65 के आसपास आपको खरीदारी करनी है। 1240 का स्टॉप लॉस लगाना है। 1320 का पहला लक्ष्य होगा और 1360 का एक फाइनल टारगेट होगा। ओके, तो 1360 के बड़े टारगेट के लिए भी आप यहाँ पर कर सकते हैं खरीदारी। ये राय आ रही है सचिन जी की तरफ से। सर, जो नए स्टॉक्स आए हैं वायदा कारोबार की लिस्ट में फ्राइडे से, वो आपको दमदार एक्शन सब वही चल रहे हैं सारे के सारे। दीपक नाइट्राइट, IRCTC, एल्केम लैब, गुजरात गैस, वही नए खिलाड़ियों में बड़ा जोश है, बड़ा इंटरेस्ट है मार्केट का। बेहतरीन एक्शन, बढ़िया है, बढ़िया एक्शन है। और साथ ही जो एक थीम जिसके बारे में हम सुबह बात कर रहे थे, केमिकल स्टॉक, स्पेशली स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट, यहाँ पर भी दमदार एक्शन होते हुए दिख रहा है। और उसमें भी कुछ ये स्टॉक्स जुड़े हैं जिसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे थे। आज SRF उतना पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, बट तिरुमलाई केमिकल्स आज सुबह वहाँ पर आपके लिए कॉल आया था जैन साहब की तरफ से। जैन के जेम्स में सुदर्शन केमिकल हमारे एक्सपर्ट्स की पसंद है, सेठी साहब को ने आज रिकमेंड किया है। बोदल केमिकल पालविया साहब रिकमेंड करके गए। चल के एक स्टॉक जो गुरुवार वाला सदर्न पेट्रो स्पिक, जो हमने 26 रुपए 75 पैसे में रिकमेंड किया था जी सर, और टारगेट 28-29 का दिया था। 28-29 का उसी दिन आ गया था। तीसरा टारगेट 33 रुपए का था, 32 रुपए आज हो चुका है। इसे आप होल्ड करिए, अभी भी 33 रुपए, और भी 33 रुपए आ जाएगा, कोई इशू नहीं। तो कोई और नए टारगेट सर? नहीं नहीं तो निकालने पड़ेंगे, बट आ जाएगा, कोई इशू नहीं। हाँ, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सारे स्टॉक्स में एक्शन भरपूर है, आप रखिए। बिल्कुल सर, तो दमदार एक्शन है, बने रहिए इन काउंटर्स में, ये है सलाह। और चल क्या रहा है इन काउंटर्स में, ये भी थोड़ा जानते हैं। मानसी कुछ रिसर्च करके लाई है। मानसी, बताइए, जोरदार एक्शन आ रहा है इन स्टॉक्स में, इस स्पेस में, खबरें क्या है?
बिल्कुल दीपांशु, बहुत इंटरेस्टिंग खबरें आती हुई स्पेस से दिख रही है और सबसे ज़्यादा जो खबरें जुड़ी हैं वो है स्पेशलिटी केमिकल्स की मांग को लेकर और रिपोर्ट्स भी काफ़ी पॉजिटिव आ रही हैं। FY25 में जो टोटल केमिकल मांग है उसका 70% एशियाई बाजार से आने की उम्मीद है और एशिया में भी इंडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा आगे है। स्पेशलिटी केमिकल्स की अगर बात करें, ग्रोथ काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ती हुई दिख रही है। अब इसमें सेगमेंट वाइज अगर समझने की कोशिश करें, पेट्रोकेमिकल सेगमेंट की 15 सालों में पूरी मांग का 63% योगदान देने की क्षमता है, यानी कि कंट्रीब्यूशन पेट्रोकेमिकल सेगमेंट का सबसे ज्यादा रहता हुआ दिख सकता है। अब 2025 में भारत की स्पेशलिटी केमिकल्स एशिया में तो 70% की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी ही, लेकिन पर्टिकुलरली अगर इंडिया की बात करें, स्पेशलिटी केमिकल्स मार्केट 2,96,000 करोड़ बढ़ने की उम्मीद है। मैकेंसी की एक रिपोर्ट है जिसमें यह बताया गया है। भारत पूरी दुनिया में स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट ग्रोथ में सबसे आगे है, रैपिड ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलती है और देश के एक्सपोर्ट में भी केमिकल सेगमेंट तीसरे पायदान पर है। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि कितनी ज्यादा तेजी से स्पेशलिटी केमिकल जो है और उसकी मांग जो है बढ़ती हुई दिख रही है। अब इसमें कौन से अहम सेगमेंट्स हैं जिनकी लीडरशिप बरकरार रहेगी? एक तो एग्रोकेमिकल, सर्फेक्टेंट्स, स्पेशलिटी पॉलीमर्स और टेक्सटाइल केमिकल एंड डाइज, यहाँ पर सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी। कुछ इमर्जिंग सेगमेंट्स भी हैं जहां पर धीरे धीरे तेजी बढ़ती हुई, धीरे धीरे ग्रोथ बढ़ती हुई दिखेगी, जैसे कॉस्मेटिक केमिकल्स, एडेसिव, फ्लेवर एंड फ्रेग्रेंस, प्रिंटिंग इंक्स, फूड एडिटिव्स, वाटर मैनेजमेंट केमिकल्स, यहाँ पर धीरे धीरे ग्रोथ बढ़ती दिखेगी। और जो क्षेत्र हैं या कह सकते हैं एंड यूज सेक्टर्स है जहां से ग्रोथ काफी हद तक या सहारा काफी हद तक स्पेशलिटी केमिकल्स को मिलेगा, वो है एग्रीकल्चर सेक्टर, इंफ्रा, कंज्यूमर और रिटेल, साथ ही ऑटो, इलेक्ट्रिक, हेल्थ केयर। यहाँ ये इमीडिएट एंड यूजर्स हैं जिनसे सेक्टर को काफी हद तक फायदा मिलता हुआ दिखेगा। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि आज के सत्र में भी और पिछले कुछ दिनों से भी स्पेशलिटी केमिकल्स से जुड़े जितने भी स्टॉक्स हैं वो स्लोली एंड इवेंचुअली एक अपटेक और अच्छी तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। ओके, तो स्पेशलिटी केमिकल स्पेस पर रखिए नज़र और लगातार हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको कई स्टॉक्स पर राय दी है फर्टिलाइजर स्पेस पे और आपने देखा है कि वहाँ पर दमदार फर्टिलाइजर नहीं केमिकल स्पेस से, और वहाँ पर आपने देखा है कि दमदार एक्शन बनते हुए दिखा है। आज भी काफ़ी सारे स्टॉक्स एक्शन में। सिमी जी, आपका एक फेवरेट SRF आज वैसे पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, पूरे बाकी सेक्टर के स्टॉक्स अच्छी मूव दिखा रहे हैं। क्या SRF को भी अक्यूमुलेट करने के लेवल्स हैं या फिर थोड़ी वीकनेस इस पर दिख रही है? दीपांशु, मेरा व्यू थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा और कंसोलिडेशन बाकी है। स्टॉक 5400 से 5200 के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पे इसको होल्ड करना पड़ेगा। 5200 का लेवल मानो इसके लिए एक मेजर सपोर्ट है, वो सपोर्ट किसी भी हाल से टूटना नहीं चाहिए। अगर टूट जाता है तो इसमें फ्रेश वीकनेस देखने को मिलेगा। लगातार एक महीने से थोड़ा बहुत इसका जो चार्ट का जो पैटर्न है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग आया था हायर लेवल से, ये देखने को मिल रहा है। 5200 से ऊपर अगर है तो कोई खतरा नहीं है, पर 5200 के नीचे चला जाएगा तो एक शॉर्ट सेलर्स के लिए एक नया जगह हो जाएगा जहाँ पे नया शॉर्ट कॉल्स आने लगेगा स्टॉक के लिए। पर जिनके पास पोजीशन है होल्ड करने का सजेशन होगा जब तक ये स्टॉक 5200 के ऊपर है शॉर्ट टर्म का नजरिया से। और जिनका लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो में स्टॉक है उनके लिए मेरा सलाह होगा 5000 के आसपास भी अगर मिलता है स्टॉक तो वो एक नया जगह होगा स्टॉक को एक्यूमुलेट करने के लिए, पोर्टफोलियो के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। तो लोअर लेवल्स पर ही खरीदने का सलाह होगा। करंट लेवल से थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा वीकनेस बाकी है स्टॉक। ओके, तो ये है आपके लिए SRF पर है। आइए, सुमित जी तैयार है अपने सुपरहिट शेयर के साथ। बताएं सुमित जी। अनिल जी, मैं 2-3 दिन से या 3-4 दिन से ऑब्जर्व कर रहा हूँ रेगुलरली, ये शुगर स्टॉक्स में कुछ मोमेंटम अब बिल्डअप हो रहा है और एक अच्छा मूव मोस्टली शुगर स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। तो आज जो स्टॉक अभी रडार पे आया है वो है द्वारिकेश शुगर, जो कि अभी 30 रुपए 70 पैसे का अभी CMP ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक में एक करेक्शन देखने को मिली है और वो करेक्शन देखने के बाद स्टॉक ने 200 DMA टेस्ट किया है डेली चार्ट में और अब वहां से रिबाउंड देके ये तेजी दिखाने की कोशिश कर रहा है। लास्ट 3 दिन से रोज स्टॉक के अंदर नए हाइज देखने को मिल रहे हैं। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये पूरे शुगर सेक्टर की चाल को देखते हुए और ये स्टॉक का मूव देखते हुए ये स्टॉक के अंदर यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव बिल्डअप होना चाहिए। द्वारिकेश शुगर में ऊपर के टारगेट्स बन रहे हैं 34 रुपए का पहला, 36 रुपए का दूसरा। स्टॉक का नीचे में जो सपोर्ट बन के आ रहा है वो है 29 रुपीज का पहला और 26 रुपीज का दूसरा मैंने इसके लिए दिया है क्योंकि वहां पे मल्टीपल सपोर्ट है। जब तक ये लेवल नहीं टूटेगा तब तक ये स्टॉक स्ट्रांग हो चुका है और इमीडिएट जो बाइंग करनी है 29 के स्टॉप लॉस से करनी है 34 से 36 के टारगेट के लिए। ये दो टारगेट्स अचीव होने पे द्वारिकेश में बहुत बड़ा अपसाइड मूव का शुरुआत होगा। फिलहाल मैंने छोटे टारगेट दिए हैं 34 से 36 के टारगेट्स के लिए।
ओके, तो ये है आपके लिए द्वारिकेश शुगर पर खरीदारी की राय। इस बीच रेलवे स्टॉक्स में एक्शन है भरपूर। IRCTC जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे 10% सर्किट की तरफ मूव कर रहा है वायदा कारोबार की। सुबह से ही अच्छा एक्शन है। रेलटेल मैनेजमेंट से आज हमने बात करी है लिस्टिंग, और आज लिस्टिंग के बाद दूसरे दिन जबरदस्त तेजी में। और राइट्स इसके लिए आ रही है अच्छी खबर, 93 करोड़ रुपीस का ऑर्डर मिला है और स्टॉक में आप देख रहे हैं 6% का दमदार उछाल, तो वहां पर भी बढ़िया एक्शन आते हुए दिख रहा है। भारत डायनामिक्स के लिए भी खबर आ रही है, 12 मार्च को अंतरिम डिविडेंड के लिए बोर्ड बैठक है। सुमित जी, आप भारत डायनामिक्स देखिए, तब तक एक बार बंसल जी से राइट्स के बारे में पूछ लेते हैं। बंसल जी, राइट्स का चार्ट देखकर बताएं। सुबह से ही रेलवे स्टॉक्स एक्शन में है और राइट्स पर अब खबरों के दम पर भी एक्शन आ रहा है, क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है सर? बिल्कुल दीपांशु, खबरों के दम पर एक्शन आ रहा है और खबरों के चलते ही स्टॉक ने एक अपमूव 242 से इसमें 260 तक का दिखाया है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट लेवल इंपॉर्टेंट है वो है 265 का। 265 एक हर्डल है, 265 के ऊपर निकलेगा तब 280 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो जिनके पास है वो 265 के स्तरों पर नजर रखें। अगर यहाँ रुकता हुआ लगे तो मुनाफा बांधना चाहिए। 265 टूटे तो फर्दर ऐड करना चाहिए 280 के टारगेट के लिए। ओके, तो राइट्स पर रखें नजर। एक और रेलवे स्टॉक IRFC, जो कि अनिल जी ने आईपीओ के समय कहा था कि अच्छा क्वाइट स्टेबल स्टॉक है जो लंबे समय में आपको अच्छी गेंस देगा। आज एक दिन में इस पर भी 5% का जंप आ रहा है। तो रेलवेज में कुछ तो आज चल रहा है सर। सारे रेल स्टॉक से रेलटेल ने मूड बदल दिया, मूड बदल दिया। IRCTC, रेलटेल, IRFC सब बढ़िया हो रहे हैं। देखते जाइए आप, ये सबकी री रेटिंग होगी, सबकी री रेटिंग हो रही है 100%। आपने कहा भी था, आप सुबह हाईलाइट भी कर रहे थे कि ये एक स्पेस है जो आगे अच्छा है। क्या 1600-1500 रुपए वाला FNO में आते ही देखिए IRCTC 400 रुपए, क्योंकि जब लोगों का तेजी का इरादा और स्टॉक FNO में आए तो लोग ज्यादा पोजीशन लीवरेज बना सकते हैं, नहीं तो डिलीवरी लेके बैठना पड़ता है। तो उस हिसाब से जिन शेयरों में जो क्वालिटी शेयर है, जहाँ लोग पोजीशन बनाना चाहते हैं वो भागे जा रहे हैं। दीपक नाइट्राइट, गुजरात गैस, IRCTC, ये सारे स्टॉक्स। बिल्कुल सर। और इस पर अगर हम बात कर रहे हैं तो फिर RCF और NFL को कैसे भूल जाएं सर? वहां पर भी देखें दमदार एक्शन बनते हुए दिख रहा है। RCF 20% का सर्किट, NFL 20% का सर्किट, दोनों आपको स्टॉक सुबह से ही सर्किट पे आते हुए दिख रहे हैं, तो बढ़िया एक्शन वहां पर भी है। भारत डायनामिक्स, सुमित जी बताएं सर, क्या करना चाहिए? डिविडेंड के लिए 12 मार्च को बैठक होने वाली है। दीपांशु, BDL, HAL और ये दोनों स्टॉक्स में मोमेंटम बिल्डअप होते जा रहा है और हर रोज धीरे धीरे करके ये तेजी दिखाने की मूव में है। BDL में मेरे को लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए, जिसमें 380-400 रुपए तक के लेवल जल्दी ही देखने को मिल सकते हैं। जिन्होंने भी पोजीशंस बना के रखी है, पोजीशंस बिल्कुल होल्ड करके बैठे। लास्ट 7 दिनों के हाई आज स्टॉक के अंदर ब्रेक हो रहे हैं। 350-351 का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 380 से 400 रुपए तक के लेवल जल्दी ही BDL में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो भारत डायनामिक्स पर रखिए नजर। और आज सुबह 10 की कमाई में राकेश जी, कुणाल जी की भी पिक थी, वहां पर तो आपको बड़े पोजीशनल टारगेट से 440-480 के टेक्निकल ट्रेंड्स भी देखें तो पॉजिटिव ही लग रहा है BDL, और यहां से आपको और बढ़िया तेजी के मूड में आते हुए दिख सकता है। इस बीच कुछ और स्टॉक्स जो अच्छे मूड में आ रहे हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा क्वाइट है पर निफ्टी पर अच्छा एक्शन है। 750 के करीब अदानी ग्रुप स्टॉक्स आपको अच्छी मूव दिखा रहे हैं, वहां पर अच्छा एक्शन है। पीरामल एंटरप्राइजेस पर फिर से मूव आ रही है। किरण जी, सुबह इसने अटेम्प्ट की थी एक मूव की, 4-5% की तेजी आई, फिर कूल ऑफ हुआ, अब फिर से मोमेंटम पकड़ रहा है और फ्राइडे की बड़ी गिरावट के बाद आज वापस 1900 के ऊपर आने की कोशिश। क्या लग रहा है इस चार्ट पर सर? दी, मुझे लगता है कि ये 100 पॉइंट का रेंज है, 1840 और 1940, ये रेंज में ट्रेड करता नजर आ रहा है पिछले 3 दिनों से। जिस दिन ये 1940 निकलेगा तब इसमें बहुत अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। तब तक के लिए थोड़ा सा राह देखना पड़ेगा। मेरा मानना है कि रेंज में ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो रेंज में है, रेंज के बाहर निकले तो आप फिर थोड़ा मजा उसमें बनते हुए देख सकते हैं, बट फिलहाल एक रेंज में अटका हुआ है और उस रेंज में आपको काफी शार्प मूवमेंट ये स्टॉक दे रहा है इस समय। तो नजर रखिए, देखते हैं कि यहां से और मोमेंटम पकड़ता है कि नहीं। स्वागत करते हैं जय ठक्कर का कैश के ऑप्शन के लिए। गुड आफ्टरनून जय, बताएं क्या स्ट्रैटेजी लेकर आए? वेरी गुड आफ्टरनून टू दीपांशु एंड दीप, मैं कहूँगा कि मार्केट में एज एंटिसिपेटेड एक अच्छा बाउंस हमें देखने मिला है। थोड़ा एक इंट्राडे प्रॉफिट बुकिंग भी देखने मिला, बट ऑन लोअर लेवल्स अगर आपने देखा तो एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने मिला है मार्केट में। तो यहाँ पे
थोड़ा महंगा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ले सकते हैं। गिरावट आए तो आप ऐड ही करना। 14,700 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन जो मिल रहा है करीब हमें 170 पर, 170 पर मिल रहा है, ये 170, इसको लेकर चलना चाहिए। ऑन द डाउन साइड दीपांशु, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाइए 129 का, 129 का, 170 पे खरीदिए, 129 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। एंड ऊपर में जो फर्स्ट टारगेट बन रहा है दीप यहाँ पे, दैट वुड बी समवेयर अराउंड 226, 226 का पहला टारगेट है, एंड 251 का दूसरा टारगेट है। 226 एंड 251 ये दो टारगेट आपके रहेंगे। 14,700 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन निफ्टी का जो इन द मनी है, मुझे ऐसा लग रहा है दीप के 14,820 से लेके 50 तक के लेवल्स एक और बार निफ्टी में देखने मिलेंगे, और यहाँ से FMCG का भी थोड़ा बहुत योगदान रह सकता है बाउंस बैक में। सो एक बाउंस बैक आया है, देयर आफ्टर हम देखेंगे कि शायद वो अगेन शॉर्ट टर्म टॉप आउट हो गया है कि और रैली कंटिन्यू होगी, एक और बाउंस तो आ सकता है। ओके, तो एक और बाउंस आ सकता है, नजर रखिए यहाँ पर। निफ्टी का 14,700 का कॉल खरीदना है, ये आ रही है आपके लिए जय की तरफ से राय। आज सुबह भी जय आपको मार्केट्स पर पॉजिटिव व्यू ही दे रहे थे, वहां से भी मार्केट्स में एक अच्छी मूव आई है, और सुबह तो गजब ही कर दिया, बढ़िया एक्शन क्या भागा जय के बोलते ही जो टारगेट हासिल हुए, कमाल ही कर दिया है। बिल्कुल, और अब आशा करते हैं एक बार फिर से है ऐसा मूवमेंट से। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, तो नजर रखिए, ये आपके लिए जय की तरफ से कॉल आते हुए दिख रहा है, खरीदारी करें। पर चलते हैं अनिल जी के पास एक बढ़िया कॉल के लिए, बिगुल कल के 2000 का। बताएं सर। दीप, खरीदारी करने की राय, और खरीदारी करने की राय ऑल टाइम फेवरेट टाटा पावर 98 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 98 हाफ की रेंज में इस वक्त। यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। आज के लोज पर स्टॉप लॉस लगाएं जो 95-75 के आसपास है। ऊपर में 100, 102 और 105, ये 3 टारगेट हैं जिनके लिए टाटा पावर में खरीदारी करनी चाहिए। धीमे धीमे जो स्टॉक्स फिर से जो करेक्शन में हुए, वापस से जो मजबूती वाले ट्रेंड में, वहाँ खरीदारी होती दिख रही है। ऐसा लग रहा है टाटा पावर भी 1-2 दिनों में दौड़ लगाने को तैयार है। तो टाटा पावर 100 रुपये का छोटा टारगेट, 102 और 105 के टारगेट के लिए। 150 भूल गया पता नहीं हो जाए, भविष्यवाणी कर। हाँ, 100, 102 और 105 और टाटा पावर। सुमित जी ने भी मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते रिकमेंडेशन पे दिया था। सुमित जी के स्टॉक्स तो आजकल बड़े जबरदस्त दौड़ लगा रहे हैं। MMTC 20%, कितने स्टॉक है। NBCC देखिए जो भागे जा रहा है, हडको देख लीजिए, GNFC 11% ऊपर है, MRPL 8%, शिपिंग कॉर्पोरेशन 5%, सारे स्टॉक्स दौड़ लगा रहे हैं। ये एक और ऐड कर देता है, एक और ऐड कर। सुमित जी, टाटा पावर बताएं सर। और अब की बार ये 100 के पार ऐसा कहा भी था, तो अभी आपने एकदम वापस सही पकड़ लिया, ये 100 का लेवल क्रॉस करने ही वाला है। और जैसे ही 100 के ऊपर निकलेगा तो 10 से 15% का अपसाइड मूव टाटा पावर में मान के चले जल्दी ही देखने को मिलेगा। मार्केट्स में कोई भी करेक्शन नहीं आई तो टाटा पावर इसी मूव के अंदर 110 से 115 का मूव दिखा सकता है, और जो गलती से आपके मुंह से 150 निकला है, कोई भरोसा नहीं वो भी हो जाए। चलिए, हो जाए तो अच्छी बात है। लेकिन हाँ, टाटा पावर मजबूत स्टॉक है, पावर स्टॉक्स में अच्छी एक्शन देखने को मिल रही है, ये स्टॉक भी आगे बढ़ने को तैयार है जी। बिल्कुल, तो मजबूत ट्रेड है टाटा पावर, नजर रखिए इस काउंटर पर। आइए जय के पास फिर से चलते हैं जैकपॉट कॉल के लिए। बताएं जय। दीपांशु, हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL का 2140 का कॉल ऑप्शन लेकर चलना है, एट द मनी कॉल है, ये लेकर चलना है। 60-61 पे मिल रहा है और छोटा सा स्टॉप लॉस है 48 का। तो अगर आप देखोगे तो अगर आपने 41 पे भी लिया है, 61 पे भी लिया है, और अगर आपका 48 का स्टॉप लॉस है दीपांशु, तो ओनली 13 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। 300 का लॉस साइज है, 3900 का रिस्क है। पहला टारगेट यहाँ पे बनेगा 84 का, सेकंड टारगेट बनेगा 96 का। 84, 96 ये दो टारगेट्स के लिए HUL का 2140 का स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन लेकर चले। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे उसमें एक रिवर्सल देखने मिलना चाहिए, काफ़ी ओवरसोल्ड हो चुका है, और नीचे लेवल पे करीब 2120, 2100 ये जो रेंज है बहुत ही अच्छी सपोर्ट रेंज है। तो यहाँ से ज़्यादा गिरने को है नहीं, और काफ़ी अच्छा गिर चुका है, तो यहाँ से बाउंस बैक की चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। सो इन एंटिसिपेशन ऑफ शॉर्ट कवरिंग या बाउंस बैक HUL खरीद कर चल सकते हैं। ओके, तो HUL खरीद कर चलें, ये है एक स्टॉक आपके लिए जो जय की तरफ से रिकमेंडेशन आ रही है। अभी जय मैंने निफ्टी पर 14,700 के कॉल दिया और अब HUL पर दे रहे हैं, और HUL का पार्टिसिपेशन रहा तो निफ्टी पर भी मूव उसका आ सकता है। पर एक स्टॉक जहां पर तेजी से मूवमेंट आ रहा है, निपॉन लाइफ। सचिन जी जरा इस चार्ट पर नजर रखें, ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है 6-6.5% ऊपर निपॉन लाइफ। क्या चल रहा है इस चार्ट में? दीपांशु, आई थिंक
345 के आसपास का अभी भाव चल रहा है। जिस तरीके से इसने एक रिबाउंड दिया है डेली चार्ट पे, मुझे लग रहा है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है स्टॉक। इनफैक्ट इमीडिएट बेसिस पे अगर इसने 360 ये पर्टिकुलर लेवल निकाल दिया तो लगभग 400 तक की एक बड़ी तेजी अनलॉक होनी चाहिए। सो डेफिनेटली यहाँ पर लॉन्ग्स ऐड करने चाहिए प्रीएम्प्ट करके। 335 का मैं स्टॉप लॉस दे रहा हूँ एंड एक्सपेक्टेशन यही होगी कि 360 जैसे ही निकल जाता है तो 400 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर पोजीशन होल्ड की जा सकती है। एक काफी अच्छे कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हो रहा है। ओके तो ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हो रहा है। नजर रखिए निपॉन लाइफ पर 350 के पार जाने की तैयारी में ये काउंटर आ रहा है। बाजार में है दमदार तेजी और मिड कैप्स में भी अच्छा एक्शन आप देख रहे हैं। निफ्टी तो 250 अंक ऊपर है ही, पर ब्रॉडर मार्केट स्पेस से भी काफी सारे स्टॉक्स आपको पार्टिसिपेट करते हुए दिख रहे हैं। पर पार्टिसिपेशन आज कहाँ लैकिंग है वहां पर भी जरा एक बार नजर डालते हैं। और आशु जी से हम चर्चा कर ही रहे थे भारतीय एयरटेल की, पर भारतीय एयरटेल को देख लीजिए, वोडाफोन आइडिया को देख लीजिए, एक तरह से रिलायंस इंडस्ट्रीज पर भी नजर रखिए। पूरी तरह से इन एक्शन है इस स्पेस में, बल्कि भारतीय एयरटेल तो वायदा कारोबार का टॉप लूजर भी है। क्या चल रहा है टेलीकॉम स्पेस में, आइए जानते हैं कुशल के साथ। कुशल बताएं क्यों है फोकस आज टेलीकॉम? बिल्कुल, तो आज जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो 4G स्पेक्ट्रम है उसका ऑक्शन जो है आज से शुरू हो गया है और यहाँ पर सबसे बड़ा फोकस अब ये बन रहा है कि कौन सी कंपनी कितने पैसे लगाने की जो है इंटरेस्ट में है और साथ ही इनका जो फोकस है वो कौन से मेगाहर्ट्ज बैंड पर है। और ये भी यही नहीं, आपको प्रीवियस जिस तरह के ऑक्शन हुए हैं वहाँ पे किस तरह का हिट रेशियो रहा है, कितनी स्पेक्ट्रम परसेंटेज सोल्ड हुई है, वो भी हम आपको बताते हैं। आप देखिए आज से जो 4G स्पेक्ट्रम शुरू हुआ है उसमें तीनों टेलीकॉम कंपनियों का जो स्पेक्ट्रम है वो रिन्यू होता हुआ नजर आएगा कुछ ना कुछ अलग अलग बैंड्स में। जुलाई 2021 ऑनवर्ड्स जो है इनका स्पेक्ट्रम जो है एक्सपायर हो जाएगा, तो यहाँ पर उनको रिन्यू करवाना होगा। और साथ ही अगर आप जियो की बात करें तो जो जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां हैं अब 5G रोल आउट करने की फिराक में है और उस वजह से आप देखिए जो 900 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम है वहां पर काफी कंपनियों की नजर रहने वाली है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा अग्रेसिव प्लेयर अगर कोई होगा तो वो रिलायंस जियो का माना जा रहा है, क्योंकि जो एस्टिमेटेड खर्च है रिलायंस जियो करीब 50,000 से 70,000 करोड़ इस स्पेक्ट्रम ऑक्शन में हिस्सा ले सकता है, इतनी खर्च कर सकता है। साथ ही भारतीय एयरटेल करीब 15 से 21,000 करोड़ की वैल्यू है इनकी और वोडाफोन आइडिया करीब 3300 करोड़ ऑन द टॉप जो है वो खर्चा करते हुए नजर आ सकते हैं। पर प्रीवियस अगर आप ऑक्शंस देखें जो 2012-13 से होते हुए नजर आए हैं वहां पर हिट रेशियो उतना अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि जो रिजर्व प्राइसेस थे वो गवर्नमेंट की तरफ से ज्यादा थे। तो कहीं ना कहीं वो देखना होगा कि यहाँ पर अब सक्सेस रेशियो कैसा रहता है। 2014-15 में हालांकि 80% से ज्यादा का जितना भी स्पेक्ट्रम इन्होंने ऑक्शन पे रखा था वो बिक्री हुआ था, पर 2012-13 और 2016 में बहुत अच्छे नंबर्स नहीं आए हैं। तो अब यहाँ पे नजर रहेगी कि कितने स्पेक्ट्रम ऑक्शन जो है वो होते हुए नजर आते हैं और कौन सा प्लेयर जो है वो बाजी मारता है। बिल्कुल, तो देखते हैं कौन सा प्लेयर बाजी मारता है, बट ये डेफिनेटली एक ट्रिगर रहेगा, एक फोकस एरिया रहेगा आने वाले कुछ दिनों के लिए जहां तक टेलीकॉम का सवाल है। और आज ऑक्शन के पहले दिन आप पूरे सेक्टर पर दबाव देख रहे हैं, स्पेशली भारतीय एयरटेल, वोडाफोन, इंडस टावर्स पर भी नजर रखिए, रिलेटेड स्पेस यहाँ पर भी आप 2% का प्रेशर देख रहे हैं। पर आखिरी कुछ मिनट बाकी हैं ट्रेड के लिए, जल्दी से जान लेते हैं अनिल जी की फाइनल स्ट्रैटेजी क्या है। सर पूरा सपोर्ट है ग्लोबल मार्केट्स का और कुछ ज्यादा बदला नहीं है पिछले एक घंटे में। डाउ अभी भी 300-325 अंकों की तेजी दिखा रहा है। नैस्डैक फ्यूचर्स लगभग 1.5% ऊपर है। यूरोप में भी दमदार एक्शन है, 1.5% 2% की तेजी यूरोप में भी आपको आती हुई दिख रही है। और कच्चे तेल पर देखिए 1.5% का उछाल है। आज तो गोल्ड और सिल्वर भी पॉजिटिव टेरिटरी में है। ठीक है, क्लोजिंग भी अच्छी मिल रही है दीप, भले 14,800 के ऊपर नहीं मिल रही है, 14,800 के बहुत नजदीक जाकर बंद हो रहे हैं, तो हायर साइड पर हो रहे हैं। और 14,725 के ऊपर की क्लोजिंग भी अपने आप में ठीक है, बुरी नहीं है। तो मतलब आप खराब क्लोज नहीं हो रहे हैं। और इधर 35,100 के ऊपर बंद होना ठीक है, 35,270 के ऊपर बंद होना और अच्छा है, लगभग उसके आसपास बंद हो रहा है। बैंक निफ्टी 35,265 प्रिसाइजली, इसको मैं 35,250 राउंड फिगर में बोल रहा हूँ, 35,265 के आसपास इसके ऊपर बंद हो रहा है, वो भी ठीक है। 35,575 के ऊपर बंद हो रहा है तो खैर वो तो बात ही अलग थी, वो तो फिर मजा ही अलग हो जाता है, जैसा कि ये 14,800 के ऊपर। तो जो क्लोजिंग मिल रही ठीक है, बुरी नहीं है। उस हिसाब से अगर ग्लोबल मार्केट्स ठीक ठाक रहे तो कल फिर से आप मजबूती दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा अगर यूएस ऊपर नीचे ना भी हो तब भी एक बार ऊपर जा सकता है। फिर बाकी तो आज देखना होगा एफआईज के डेटा किस तरह के आते हैं। उम्मीद पूरी है कि थोड़ी खरीदारी के डेटा आएंगे, क्योंकि शुक्रवार के फॉल के बाद एफआईज काफ़ी हद तक हल्के हो चुके हैं। नेट लॉन्ग पोजीशन नहीं, इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 61% पे आ गई, तो आज थोड़ी बढ़नी चाहिए। तो मेरा ये समझना है आपको सिर्फ एक ही काम करना है,
जो हेजिंग करनी है अनएक्सपेक्टेड फॉल की करनी है। अगर अचानक से किसी खराब खबर की वजह से जोर से गिर जाए, जो कि आजकल वॉलेटिलिटी दिख रही है, तो फिर आप एक काम करें, 14,600 का एक कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन खरीद के जाए, यहाँ से करीबन 200 पॉइंट नीचे, तो आपको दूर का लेना है, या 14,500 या 14,600, और प्रीमियम कम लेनी है तो 14,500 का ले लो, वो प्रोटेक्शन के लिए कि भाई अगर कोई बड़ा फॉल आ जाए तो वो काम आए, बाकी आपको नहीं चाहिए। दूसरा 34,500 का आप बैंक निफ्टी पर ले सकते हैं, 1,800 पॉइंट नीचे का, वो प्रोटेक्शन के तौर पर अचानक से कोई बड़े गैप से नीचे खुल जाए तो उतना लीजिए, बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बाकी ठीक है। और जो एग्रेसिव ट्रेडर है कि भाई नहीं ठीक है तो 15,000 का बेच दें, तो ऐसा भी नहीं कि 15,000 के ऊपर खुल जाएगा या 14,500 के नीचे खुल जाएगा, तो रेंज तो वही, तो चाहे तो 15,000 का कॉल बेच दें, चाहे तो 36,000 का एक बार बेच दें, आपको जो ठीक लगे। बेचने में रिस्क चूंकि ज़्यादा होती है, ऑप्शन खरीदने में रिस्क चूंकि कम होती, तो आप जिस तरह से आप करना चाहें आपके ऊपर है, लेकिन ये रणनीति आपके लिए ठीक रहेगी। बिल्कुल सर, तो लॉन्ग बना कर रखें, हेज करके रखें। क्लियर बात है सर, तो हेज करके रखें, लॉन्ग बना कर रखें, कोई परेशानी नहीं है। भारत डायनामिक्स अभी इसके बारे में बात ही कर रहे थे, बोर्ड बैठक है 12 तारीख को, साथ ही बड़ा ऑर्डर भी कंपनी को मिलते हुए दिख रहा है 373 करोड़ रुपए का, जिसकी वजह से स्टॉक और भी फोकस में आते हुए दिख रहा है। तो बैक टू बैक अच्छी खबरें आती हुई भारत डायनामिक्स की तरफ से, और आप देख रहे हैं स्टॉक पर भी बढ़िया एक्शन इस समय बना हुआ है। पर पावर ग्रिड ये एक स्टॉक है, सुबह भी अनिल जी आपने चेक लिया था इस पर सुमित जी के साथ। सुमित जी एक बार जरा फिर से चेक कर लेते हैं, क्योंकि तब मार्केट खुलने के आसपास बात हुई थी। अब देखिए 6%, 6.5% की तेजी के साथ ये बंद हो रहा है। यहाँ पर भी डिविडेंड पर बोर्ड बैठक है आज ही, क्या करके जाएं पावर ग्रिड में सुमित जी? दीपांशु, सुबह पावर ग्रिड, बायोकॉन और मदरसन सुमी इन पे डिस्कशन किया था। सब स्टॉक वन वे ऊपर चल रहे हैं। पावर ग्रिड में जैसे जो सुबह व्यू दिया था सेम व्यू मेंटेन है। पावर ग्रिड अभी यहाँ से और ऊपर का मूव दिखा सकता है। 230 का लेवल टूटने के बाद 240 रुपए तक का मूव पावर ग्रिड में देखने को मिल सकता है। तो सुबह जिन्होंने भी सुन के लिया है वो पोजीशंस को होल्ड करें। 218 220 के आसपास का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं। ओके, 218 220 के आसपास का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखा है और पावर ग्रिड को होल्ड करके चलें, कोई परेशानी नहीं है जहां तक इस चार्ट का सवाल है। किरण जी जरा ओएनजीसी पर भी राय दें, क्योंकि फ्राइडे की सेलिंग में तो ऑफ कोर्स एक भारी असर पड़ा था, बट ऑलमोस्ट जितना इसने फ्राइडे को लूज किया आज इसने मेकअप भी कर दिया है, तो वापस उन्हीं लेवल्स के करीब आते हुए दिख रहा है ओएनजीसी। क्या आप यहां से भी पॉजिटिव चाल ही मांग रहे हैं काउंटर के लिए? बिल्कुल, मुझे नहीं लगता ट्रेंड कुछ चेंज हुआ है। एक वो करेक्टिव ट्रेंड देखने को मिली है, वो हायर गैप से वापस एक बार शॉर्ट स्ट्रैप हो चुके हैं। मेरा मानना है कि अभी 112 का आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहना चाहिए। 120 छोटा सा रेजिस्टेंस है, ये एक बार निकल जाए तो जो पहले टारगेट्स रिवाइज टारगेट दिए थे 127 128 के, वो टारगेट्स हासिल होते नजर आ जाने चाहिए। ओके, तो नजर रखिए जहां तक सवाल है ओएनजीसी का। सिमी जी जरा एशियन पेंट्स पर भी नजर डालिए, क्योंकि ऑफ कोर्स जब से कच्चे तेल के दाम इतने ऊपर गए हैं, हमने एशियन पेंट्स पर प्रेशर देखा है। पिछले 6-7 हफ्तों से स्टॉक लगातार नीचे आ रहा है। आज या 1-2 दिन पहले भी हमने देखा पेंट स्टॉक्स में थोड़ी स्टेबिलिटी लौटी थी, आज एक्शन में भी है, डेज हाई के करीब क्लोजिंग की तरफ जा रहा है। क्या एशियन पेंट्स में यहाँ से और फर्दर अपमूव आना चाहिए? बिल्कुल दीपांशु, मुझे लगता है कि एक अच्छी जगह पे ये वापस देखने को मिल रहा है और यहाँ से मुझे लगता है कि फ्रेश खरीदारी करके ही जाना चाहिए। एक मैसिव करेक्शन देखा गया था, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये करेक्शन खत्म हो जाएगा। 2400 के ऊपर इसका जो पोजीशन है थोड़ा सा बेहतर होगा। अभी मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत खरीदारी करके वेट कीजिए। 2400 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाता है तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो बढ़िया मोमेंटम आ सकता है एशियन पेंट्स में। आप अभी थोड़ी फ्रेश खरीदारी के संकेत देख रहे हैं। पावर ग्रिड में अच्छी खरीदारी के संकेत आ रहे हैं। HUL अच्छे मूव कर रहा है। HDFC लाइफ, बजाज ऑटो, M&M, इन सभी स्टॉक्स पर बढ़िया मूव आती हुई दिख रही है। और HDFC, लेट्स नॉट फॉरगेट दिस वन, यहाँ पर भी आपने आज बढ़िया मूवमेंट देखा है। सुमित जी 2% की बल्कि 3% की तेजी के साथ वापस 2600 के ऊपर HDFC है। क्या यहाँ पर कोई BTST ट्रेड देखते हैं? बाय करके चल सकते हैं। HDFC के अंदर जैसे ही ऊपर में 2630 का लेवल टूटेगा तो कल इसके अंदर फिर फ्रेश बाय बनेगा और फिर स्टॉक के अंदर ऊपर में 2700 प्लस के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो जिन्होंने आज ले रखा है वो लोग होल्ड करें। 2540 या 2530 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएं और कल 2630 के पार निकलता है तो कल फ्रेश बाय बनेगा और मेरा भी बाय कॉल आ जाएगा 2630 के ऊपर फ्रेश बाइंग के लिए। ओके, तो 2630 के ऊपर फ्रेश बाय कॉल आ सकता है, पर अगर पोजीशन है तो डेफिनेटली इसको होल्ड करके चले। वापस आईटी स्टॉक्स में भी एक मूव आ रहा है। विप्रो, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, TCS, सारे के सारे स्टॉक्स आपको एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। सचिन जी एक क्विक कॉल विप्रो पर। दीपांशु, इनफैक्ट मैं भी इसे मॉनिटर कर रहा हूँ, मेरे रेडार में भी है, बट ऑन द लॉन्ग साइड के लिए है। बट जिस तरीके से प्राइस एक्शन अभी तक इवॉल्व हुई है, मुझे लग रहा है
420 कल के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। अगर ओपनिंग इसके ऊपर होगी तो मुझे लग रहा है डेफिनेटली लॉन्ग साइड पे 440 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर लॉन्ग्स बनाए जा सकते हैं, बट एक कंडीशनल बाय होगा 420 के ऊपर ही, इमीडिएट बेसिस पे नहीं। मुझे लग रहा है थोड़ा सा और 5 मिनट रुकिए, कल की ओपनिंग के लिए वेट कीजिए। ओके, तो ये है आपके लिए विप्रो पर भी राय जहां तक एक्शन का सवाल है। आइए, एक्शन फिर भरपूर रहा है आज बाजार में। फ्राइडे की भारी बिकवाली के बाद एटलीस्ट थोड़ा ग्राउंड रिक्लेम करा है। ऑफ कोर्स फ्राइडे की बिकवाली काफी शार्प थी, काफी सिवियर थी, उतना ग्राउंड तो रिक्लेम नहीं करा है, बट एक अच्छा अटेम्प्ट बाजार का। 250 अंक ऊपर निफ्टी क्लोज हो रहा है 14,800 के बेहद करीब। पावर ग्रिड टॉप गेनर 6.5% की तेजी, ग्रासिम अच्छी तेजी वहां पर आते हुए, ओएनजीसी फ्राइडे की लॉसेस को रीगेन करता हुआ, यूपीएल अब 600 की तरफ इसकी नजर है। ऑटो स्टॉक्स में दमदार एक्शन रहा आज ऑटो सेल्स के दम पर। हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, मारुति, एमएनएम, आइशर, इन सभी स्टॉक्स पर आपने पॉजिटिव मूवमेंट देखा है। टाइटन सुबह विश्वेश जी बाय कॉल देकर गए 3% ऊपर। आईओसी 100 के ऊपर क्लोजिंग देता हुआ आपको। साथ ही आपने मूव देखा है एशियन पेंट्स, अल्ट्राटेक, ग्रासिम, यहाँ पर हम बात कर रहे थे एलएनटी, टाटा स्टील, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक पर भी क्लोजिंग स्टेजेस में कुछ खरीदारी आती हुई। एचडीएफसी बैंक 2% ऊपर बंद हो रहा है। भारतीय एयरटेल बड़ा ब्रेकडाउन आ जाते हुए ओनली निफ्टी स्टॉक जो नेगेटिव टेरिटरी में क्लोज हो रहा है 4.5% की गिरावट के साथ। यहाँ पर आपको वायदा कारोबार के कुछ और पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो सर्किट लगे हैं, कई सारे जो नए एंट्रेंट्स हैं वायदा कारोबार में, नजर रखिए वहां पर। सबसे आगे रहा आपके लिए दीपक नाइट्राइट, ना कि 10% का सर्किट बल्कि 15% का सर्किट दीपक नाइट्राइट भी चल पड़ा, नवीन फ्लोरिन भी चल पड़ा, एलएनटी, इन्फोटेक, आईआरसीटीसी, एल्केम लैब तो चल ही रहे हैं सर। सारे नए नए प्लेयर जो हैं वो जबरदस्त एक्शन में आ गए हैं। यहाँ पर खतरनाक मतलब एक्शन होता हुआ दिख रहा है। फाइजर 2.5% मजबूत है। पीआई इंडस्ट्री भी हरे निशान में। एपीएल लिमिटेड कौन सा हुआ जी 933 रुपये वाला, एलेम्बिक फार्मा, एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, एलटीटीएस, दोनों ही एलटी वाले हो गए। एलएनटी फाइनेंस पहले से था ही, एलएनटी है, तो एलएनटी की चारों कंपनियां हैं। वाह क्या बात है। ओके, कब सीयूबी, सिटी यूनियन बैंक 3% ऊपर, एयू बैंक 3% ऊपर, नाम इंडिया 6%। इनकी तो लॉटरी लगी है एफएनओ में आने के बाद, मतलब चल पड़ी एकदम। हाँ, थोड़ा समय लगेगा सर सारे रजिस्टर होने में, क्योंकि इतने बार इतने सारे एक साथ ऐड हुए हैं। जब वो निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट पूछे तो मुझे ख्याल भी नहीं आया कि ये तो एफएनओ में। ये तो अभी जब देखा तो समझ में आया कि एफएनओ में भी आ चुका है। चलिए, घंटे की मधुर आवाज, रिलीफ रैली। तो चलिए 3:30 बजे की ये मधुर आवाज आपने सुनी। 540 अंक ऊपर बंद हुआ है बैंक निफ्टी 35,343 पर। 256 अंक ऊपर बंद हुआ है निफ्टी 14,785 पर। सेंसेक्स 833 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। तो 1.5 से 2.25% सबका बराबर योगदान आज की तेजी में। आइए फाइनल क्लोजिंग आने दें, लगभग इसी के पास आएगी, ज़्यादा नीचे नहीं आएगी, चिंता न करें, क्योंकि आखिरी आधे घंटे में मजबूती के साथ है। थोड़ा सा 10-15 पॉइंट हो सकता है निफ्टी नीचे आए, 25 पॉइंट बैंक निफ्टी आए, उससे ज़्यादा नहीं। प्रधानमंत्री ने कोरोना वैक्सीन को लेकर सभी सवालों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने वैक्सीनेशन के दूसरे दौर में खुद कोवैक्सीन का डोज लिया, और ये वही वैक्सीन है जिसको लेकर बहुत सारा विवाद था। लोग इस वैक्सीन को लेने में हिचकिचा रहे थे। तो अब बड़ा सवाल ये कि क्या प्रधानमंत्री के कोवैक्सीन का टीका लगाने के बाद इस पर चल रहा विवाद थम जाएगा? वैक्सीन लेने की प्रोसेस क्या है, यानी कि वो जानकारी जो वैक्सीन लेने के पहले आपको होनी चाहिए, मसलन की रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है, कहाँ करना है, कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होगा या फिर ऐप पर होगा, और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो क्या वैक्सीन लगेगी नहीं लगेगी। अच्छा, आप क्या खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको वैक्सीन कौन सी वाली लेनी है? अलग अलग वेराइटी, जब आप शॉपिंग करने जाते हो मेरे को ये नहीं ये चाहिए वो नहीं वो चाहिए। तो वैक्सीनेशन से जुड़े हुए आपके सारे सवालों के जवाब आज शाम के शो में मिलेंगे, और इनके जवाब देने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान होंगे। महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के मेंबर डॉक्टर गौतम भंसाली साहब और कोविड वैक्सीन कमेटी दिल्ली के मेंबर समीर भाटी साहब। तो आपकी खबर आपका फायदा में हमारी खास पेशकश, पीएम का यकीन, सुरक्षित है वैक्सीन, आज शाम 5 बजे देखना न भूले। बंसल साहब, वैक्सीन को लेकर कोई आपके सवाल, कोई ऐसी बात जो आप जानना चाहते हो तो हम हमारे पैनल में आपके लिए पूछवा दें, और फिर बता दूं आपको, आप सवाल पूछ के भूल न जाएं। आज 1 तारीख है, याद है हमको, तो याद रहता है, हम तो नौकरी वाले लोग हैं तो हमें तो ध्यान में रहता है कि 1 तारीख कब आती है। आपको याद नहीं रहती तो बता दूं, आज 1 तारीख है, और 6 बजे के बजाय अब आज से 5 बजे शुरू हो रहा है। आपकी खबर आपका फ़ायदा का समय बदल चुका है। इंडिया 360 डिग्री भी आने वाला है, तो सारे शाम की प्रोग्रामिंग चेंज हो चुकी है। तो आप 6 बजे देखें, फिर आप बोले अरे शो तो आया ही नहीं। ऐसा नहीं, शो 5 बजे है, ध्यान रखें। अच्छा, आपका कोई सवाल सर?
अनिल जी, मेरा एक वैलिड सवाल है। अनिल जी, जो आज अभी आप टॉपिक आपने उठाया है कि कौन सा वैक्सीन लगेगा, तो अनिल जी अगर इस वैक्सीन में चॉइस नहीं है कि अगर जिसको लग रहा है उसको चॉइस होना चाहिए, अगर चॉइस नहीं है तो क्यों चॉइस नहीं है अनिल जी? चॉइस होना चाहिए कि कौन सा लगवाना है, सीरम वाला लगवाना है या जो प्रधानमंत्री जी ने लगवाया है वो लगवाना है? तो अनिल जी ये तो एक पर्सनल चॉइस है और बिल्कुल फ्रीडम होनी चाहिए, मतलब कि पब्लिक को कि कौन सा चूज करना है। अरे भाई साहब, अगर एक ही बनती तो क्या करते फिर आप? हाँ बंसल जी, फिर तो जो मिलती हुई लगाते हैं ना, वो ये वैसा हाल है। मैं बताऊँ आपको, ये कभी पब्लिक हॉलीडे के दिन या फिर एकदम मतलब संडे वनडे के दिन, जो रोज़ लोग मुंबई में हमारे रोज़ लोग लोकल ट्रेन में ट्रैवल करते हैं ना, तो वहाँ पे चौथी सीट भी मिलती तो ऐसा मतलब सेटिस्फाइड फील करते हैं। और अचानक छुट्टी के दिन या किसी रिवर्स डायरेक्शन में जाना पड़े ट्रेन में और इतनी सीटें खाली होती, आदमी पागल हो जाता है, क्या करूँ किधर बैठूँ। बाकी नॉर्मल डे में सीट दिख जाए तो बड़ी बात है। तो इसलिए अब वैक्सीन मिल रही, जो मिल रही लगा लो, भगवान का प्रसाद समझ के बंसल जी, और उसमें मीन मैच नहीं निकालते। जो होगा आपके लिए अच्छा ही होगा, चिंता न करें। आपके लिए बढ़िया वैक्सीन मिलेगी, सब फर्स्ट क्लास होगा। अब प्रधानमंत्री जी खुद लगवा रहे हैं और इससे ज़्यादा क्या चाहिए, राइट? बिल्कुल। तो वैक्सीन से जुड़े आपके जो भी सवाल है, लेकिन जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब 5 बजे जरूर मिलेगा। कौन सी वैक्सीन लगाई जाए, क्या चॉइस मिलेगी, पूछ लेंगे, चॉइस मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन इसके अलावा एक और शो जो आज दोपहर हमने 1 बजे किया था, अगर आपने मिस किया तो ज़रूर देखिए। शाम 5:30 बजे गोल्ड बॉन्ड की पाठशाला, यहाँ गोल्ड बॉन्ड स्कीम आज से शुरू हुई है, 12वां चरण, और 4,612 रुपये में आपको मिल सकता है अगर आप डिजिटल तरीके से ऑनलाइन लेते हैं तो। और 4,662 रुपये में ये 10 ग्राम का भाव है, 100 ग्राम मतलब हाँ 1 ग्राम का, माफ कीजिएगा 10 ग्राम का, हाँ 10 ग्राम का 46,612, 46,600 में एक तरह से आपको गोल्ड मिल रहा है अगर आप लेना चाहें। और उससे जुड़े हुए आपके जो भी सवाल है, कैसे ये स्कीम काम करती है, कैसे आप ले सकते हैं, कैसे टैक्स लगता है, किस तरह से 8 साल बाद आप इसको मैच्योरिटी पे बेचते तो टैक्स फ्री है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जानना जरूरी है। और अगर आपको गोल्ड फिजिकल में खरीदते हैं और वही खरीदना पसंद है तो ये शो मत देखना, क्योंकि इसके बाद आप फिजिकल में खरीदना बंद कर देंगे, सीधा बॉन्ड खरीदेंगे। समझ गए? इसका मतलब ये है कि अगर आप फिजिकल में गोल्ड खरीदते हैं तो कम से कम आप 8 साल में 23% का नुकसान कर रहे हैं। नुकसान कर रहे हैं फिजिकल में, कम से कम। भाव बढ़ा ऊपर नीचे हो वो तो अलग, इसके अलावा 23% का नुकसान। अच्छा, अगर आपने गोल्ड बॉन्ड खरीदा और एक तरफ गोल्ड खरीदा आज, 8 साल बाद मिनिमम आपका ये तो नुकसान है। अगर गोल्ड के भाव बढ़ गए और उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो तो अलग है जी। यहाँ पर गोल्ड बॉन्ड में टैक्स भी नहीं लगता 8 साल के बाद अगर आप रखते हैं तो इसलिए पूरा देख लो, समझ लो अच्छे से। 23% का फायदा तो पहले दिन से ही है। सोचो कैसे, वो आपको समझना पड़ेगा, उसके लिए शो देखना है। और फिर भी आप 5:30 बजे बिजी हो तो रात को 9 बजे भी देख सकते हैं। 8:56 पर भी यही शो रिपीट किया जाएगा, क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर का आखिरी ये जो है आया है गोल्ड बॉन्ड स्कीम, तो इसलिए आप ज़रूर देखिएगा। ओके, अब है 6:30 बजे, आज से मनी गुरु का भी समय बदल गया है, करेक्ट। और अब ये सोमवार से शुक्रवार को आएगा 6:26 पर, जी हाँ 6:30 बजे समझ लीजिए। और आज हम बात करेंगे मनी गुरु में इस चीज़ को लेकर कि बैंक में रखे पैसे को कहाँ निवेश करें, एफडी कराएं या गोल्ड में। क्या अभी सोने में निवेश करने का सही समय है? और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की नई सीरीज निवेश के लिए खुल चुकी है, इसमें कैसे निवेश करें? रिस्क, रिटर्न और लिक्विडिटी के लिहाज से सोने में निवेश करने के लिए बैंक एफडी ठीक है या ये, इसी पर आज का हमारा खास शो होगा, ये मिस मत कीजिएगा। ये है आपके लिए शो। आइए बढ़ते हैं आगे, और 8 बजे आपके लिए स्पेशल शो एक और होने जा रहा है। और 8 बजे से स्पेशल शो नहीं, स्पेशल बुलेटिन है। आज से शाम 8 बजे हम बहुत बड़ा शो शुरू करने जा रहे हैं, और ये शो खबर और टीवी देखने का आपका एक्सपीरियंस बदलने की कोशिश करेगा। हो ये रहा है कि खबरें और जानकारियों की आंधी चल रही है, एक न्यूज़ समझ में आती नहीं कि उसके पीछे 10 और खबरें आ जाती है। ऐसे में आम दर्शक फंस जाता है। दर्शक के इसी दर्द को हमने समझा है और हमने डिजाइन किया है एक ऐसा शो जिसमें सिर्फ आपके काम की बातें होंगी। इस क्रांतिकारी शो का नाम है इंडिया 360। देखना मत भूलिएगा, आज शाम 7:56 से। और ये आपने शो देख लिया तो दिन भर की खबरों का पूरा जायजा आपने ले लिया। और आज इंडिया 360 की कवर स्टोरी है, मोदी बने मिसाल, वैक्सीन पर 9 सवाल। ये इस कवर स्टोरी के साथ हम आज की बड़ी खबर और वैक्सीनेशन को लेकर आपको मिलेंगे हर सवाल के जवाब, और जवाब देने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान होंगे।
ICMR के पूर्व हेड डॉक्टर रमन गंगा खेड़कर। दूसरी स्टोरी होगी गोल्ड बॉन्ड को लेकर, निवेश के फायदे, जहां हम आपको बताएंगे गोल्ड बॉन्ड की सारी बारीकियां और निवेश के आसान तरीके। तो इंडिया 360 डिग्री में आज ये 2 बड़ी खबरों पर रहेगा फोकस, लेकिन इसके अलावा सारी खबरें बाकी की भी आपको जरूर मिलेगी, वो आप मिस मत कीजिएगा। आइए फाइनल क्लोजिंग आपके सामने आती है 232 अंकों पर 14,761 पर निफ्टी बंद होता हुआ, 35,296 पर 492 अंकों की तेजी के साथ बैंक निफ्टी बंद होता हुआ 749 अंकों का बड़ा उछाल रहा। सेंसेक्स में 49,849 पर आज की क्लोजिंग, किधर से भी पढ़ लीजिए 49,849, ये है आपके लिए क्लोजिंग। आइए आप सभी से विदा लेने का वक्त है। आशु सर, बंसल जी, सुमित जी, सचिन जी और सिमी जी, कुणाल जी और साथ ही जय टक्कर साहब, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद क्लोजिंग शो में हमारा साथ देने के लिए। विदा लेने का वक्त है आप सभी से, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए।